एपिसोड 21। ये सब पढ़कर ऐसा लगा मानो कोई पुराना लेकिन बहुत ही रोमांचक किस्सा सुनाया जा रहा हो। उस दिन की सुबह जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फूल वाली पीठ की मकड़ियों से लड़ाई के बाद जो घाव और खून के धब्बे लगे थे उन्हें ठीक करने का वक्त ही नहीं मिला था। उसे तो बस जल्द से जल्द काले बेर के शहर लौटकर उस छोटे लड़के के लिए एक वैद्य ढूंढना था ताकि उसके घाव भर सकें। इस भाग दौड़ में खुद का ध्यान रखना तो बस रह ही गया था। और फिर थकान इतनी थी कि लौटते ही वह गहरी नींद में सो गया। आज सुबह ही उसकी आंख खुली तो देखा कि छोटा लड़का पहले ही जाग चुका था। उसे देख जीवप्ती को सुकून मिला और वह तुरंत ही ऊंचे आसमान के मंडप की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसे अपने लकड़ी के घर के चारों ओर लोगों की भीड़ दिखी। कुछ लोगों के हाथों में तो मशालें भी थीं, जैसे वे उसका घर जलाने आए हों। ये देखकर जीवप्ती भला कैसे चुप रहता। वह तुरंत उनके पास गया और कारण पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नीलेश होगा जो उससे झगड़ा करने आया था। नीलेश का घर जलाने का प्लान नाकाम हो गया था, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह और भी भड़क गया था। उसने जीवप्ती की ओर उंगली उठाकर कहा, जीवप्ती, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम थोड़ा रुको। जीवप्ती ने हाथ उठाया और घर के अंदर चला गया। अरे, नीलेश के मुंह में शब्द अटक गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने मक्खी खा ली हो, और वह भी ताज़ा गोबर से उड़कर आई हुई। यह अपमान उसे बहुत असहज कर रहा था। युवा स्वामी पटेल, ये लड़का बहुत ही बदतमीज है। नीलेश के एक साथी को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। हम्फ, नीलेश ने घूर कर कहा, इसे बाद में बहुत मारना। मैंने सुना है कि यह लड़का हार नहीं मानता, इसलिए इसे छोड़ना मत। आज इसे पता लगना चाहिए कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ठीक है, उसके साथियों ने हामी भरी। जीवप्ती घर के अंदर गया और अपने कंधे पर लटका छोटा थैला उतार दिया। इस थैले में 3 दिनों की कड़ी मेहनत से जमा की हुई जड़ी बूटियां थीं। उन्हें पहले सुरक्षित रखना उसके लिए जरूरी था। थैला रखने के बाद जीवप्ती बाहर आया। उसने नीलेश की ओर गंभीर चेहरे से देखा और पूछा, तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? नीलेश उसे नफरत से देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, मानो वह खून ही उगल देगा। उसने अपने शब्द बहुत देर से तैयार किए थे, लेकिन जीवप्ती ने उसे बीच में ही रोक दिया था। अब जब जीवप्ती ने फिर से पूछा तो उसने चीखते हुए कहा, जीवप्ती, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जब तक तुम इन सभी भाइयों के सामने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने कुछ बार सिर नहीं झुकाते और मुझे कुछ बार दादा नहीं कहते, तब तक मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वरना हम्फ हम्फ हम्फ। उसकी इन बातों में धमकी छिपी हुई थी। ये सब कहकर नीलेश बहुत संतुष्ट दिख रहा था, जैसे उसने सचमुच जीवप्ती को हरा दिया हो। जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और नीलेश को पीड़ा भरी आंखों से देखा। क्या? नीलेश को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जीवप्ती की शांति देखकर वह थोड़ा अनिश्चित हो गया था। आखिरकार काले बेर के शहर में वह जीवप्ती के हाथों हार चुका था, जिसकी परछाई उसके दिल में अभी भी थी। तुम एक अपवित्र इंसान हो। जीवप्ती ने गहरी सांस ली। देखने वाले चौंक गए और नीलेश भी। वह मन ही मन सोच रहा था, यह अपवित्रता कहां से आ गई? तुम्हें क्या मतलब है? नीलेश ने कड़े शब्दों में पूछा। तुम समझते नहीं, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जीवप्ती एक दयालु इंसान की तरह पेश आया और गंभीरता से कहा, मुझे बताओ, क्या आकाश टावर में तुम्हारा कोई बुजुर्ग है? कम से कम तुम्हें कुछ तो समझ है। नीलेश का सीना गर्व से फूल गया। जीवप्ती मुस्कुराया, तुम इतनी धूमधाम से मुझसे बदला लेने आए हो तो जरूर तुम्हारे पीछे कोई होगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होता तो तुम इतनी हिम्मत कैसे करते और मेरा घर जलाने की कोशिश कैसे करते? उस इंसान के पास आकाश टावर में बहुत शक्ति है ना? जीवप्ती ने फिर पूछा। एक बुजुर्ग का पद? नीलेश ने घमंड से कहा, मेरी एक बहन है जो एक मुख्य शिष्य है। वह तुम्हें सिर्फ एक उंगली से हरा सकती है। जीवप्ती को नीलेश के बारे में कुछ समझ आ गया था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सही है, तुम बहुत ही अपवित्र हो। क्या सही है? नीलेश गुस्सा हो गया। जीवप्ती की बातों से वह भ्रमित हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। तुम इतनी सीधी साधी बात भी नहीं समझ सकते। तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? जीवप्ती ने माथे पर बल डालकर नीलेश को दया से देखा। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हारी बहन मेरी सीनियर बहन है। अगर मैं सचमुच तुम्हें वह बुलाता तो तुम्हारी बहन तुम्हें कैसे बुलाती? वह बुजुर्ग तुम्हें कैसे बुलाते? तुम अपवित्र हो, बहुत अपवित्र। अगर मैं वह बुजुर्ग होता तो मैं आज तुम्हें घुमावदार ड्रैगन धारा में बंद कर देता और तुम्हें जीवन भर बाहर नहीं निकलने देता। नीलेश का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। घुमावदार ड्रैगन धारा ऊंचे आसमान के मंडप की सबसे भयानक जगह थी। ऊंचे आसमान के मंडप सैकड़ों सालों से मौजूद था और उसके दर्जनों शिष्यों ने कई भयानक अपराध किए थे। एक बार जब ये अपराधी पकड़े जाते थे तो उनकी खेती को नष्ट करके उन्हें घुमावदार ड्रैगन धारा में फेंक दिया जाता था। इस जगह में घुसना मौत के बराबर था। घुमावदार ड्रैगन धारा के 3 शब्द कई हजार मील के दायरे में बहुत प्रसिद्ध थे। यह अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। नीलेश को जीवप्ती से डर नहीं था, लेकिन जब उसने इन 3 शब्दों को सुना तो उसे डर महसूस हुआ। नीलेश की हालत को देखकर उसके एक साथी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, युवा स्वामी पटेल, ये लड़का बस बातों में तेज है। इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। आज हम यहाँ तुम्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद करने आए हैं। हाँ, नीलेश को होश आया और उसने गुस्से से कहा, जीवप्ती, बेकार की बातें मत करो। आज अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगते तो मैं तुम्हें दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करा दूंगा। जीवप्ती की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने मुट्ठी बांधी और कहा, छोटे भाई, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? नीलेश ने घमंड से कहा, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। मैं तो 9वें चरण का संयमित कठोर शरीर हूँ। उसकी बात सुनकर जीवप्ती तुरंत समझ गया। पंथ के नियमों के अनुसार जब शिष्य एक दूसरे को चुनौती देते हैं तो उनकी शक्ति में 3 स्तरों से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। नीलेश सच में जीवप्ती को चुनौती नहीं दे सकता था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यही कारण था कि वह लोगों को अपने साथ लाया था। ये लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए यहाँ नहीं थे।
नीलेश ने जीवप्ती को तिरस्कार से देखा और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। बिना सिर घुमाए उसने कहा, भाइयों, मैंने सुना है कि यह बड़ा भाई जीवप्ती पहले से ही संयमित कठोर शरीर के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। कौन सा भाई आगे आकर उसे कुछ ज्ञान देना चाहता है? संयमित कठोर शरीर का तीसरा स्तर, इतना ऊंचा स्तर। भीड़ में हंसी गूंज उठी। यहाँ मौजूद हर कोई जीवप्ती के बाद पंथ में शामिल हुआ था, लेकिन कौन था जिसका स्तर उससे ऊंचा नहीं था? मुझे करने दो, युवा स्वामी पटेल। मैं भाइयों में सबसे कमजोर हूँ, लेकिन मैं भी संयमित कठोर शरीर के 5वें स्तर पर हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ देर जीवप्ती के साथ खेल सकता हूँ। उनमें से एक भीड़ से बाहर आया और जीवप्ती को तिरस्कार से देखा। जीवप्ती ने पलटकर उसे देखा और हंस पड़ा। वह उनकी पुरानी जानकारी पर हंस रहा था। 5 दिन पहले वह सचमुच संयमित कठोर शरीर के तीसरे स्तर पर था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। हालांकि जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इस खबर को फैलाना नहीं चाहता था। 5 दिनों में 2 स्तरों की उन्नति करना थोड़ा अजीब था। नीलेश के साथ आए उस व्यक्ति ने कहा, भाई जीवप्ती, मेरा नाम जफर अली है। तुम्हें याद रखना होगा कि आज तुम्हें किसने मारा है। मैं याद रखूंगा, जीवप्ती ने गंभीर चेहरे से कहा। जफर अली नीलेश को सम्मान देना चाहता था। उसने अपनी छोटी उंगली को जीवप्ती की ओर हिलाया और कहा, भाई जीवप्ती, यह मत कहना कि मैं तुम्हें छोटे भाई के रूप में सम्मान नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें 3 चालें देता हूँ। अगर तुम मेरे पैरों को हिला सकते हो तो तुम जीत जाते हो। अगर नहीं, तो इस छोटे भाई को दया नहीं दिखाने के लिए दोष मत देना। जफर अली के अहंकारी और अपमानजनक उकसावे को देखकर नीलेश चकित रह गया। उसने अपने दिल में कहा कि जफर अली वाकई काबिल है। वह जानता है कि दूसरों को कैसे अपमानित करना है और उसने ये काम अच्छी तरह से किया। हालांकि संयमित कठोर शरीर के तीसरे स्तर और संयमित कठोर शरीर के 5वें स्तर के बीच सिर्फ 2 स्तरों का अंतर था, लेकिन इन दोनों स्तरों के बीच एक बड़ी खाई थी। जो शक्ति दिखाई जा सकती थी वह पूरी तरह से अलग थी। एपिसोड 22। जीवप्ती त्रिपाठी, तुम कितने कमजोर हो। भीड़ में से एक व्यक्ति ने व्यंग्य किया। देखने में लगता है कि एक हवा का झोंका भी तुम्हें उड़ा ले जाएगा। जीवप्ती त्रिपाठी की हालत देखकर कोई भी यही सोचता। उसका शरीर दुबला पतला और कुपोषित था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और कपड़े फटे हुए थे, मानो वह किसी भयानक युद्ध से गुजरा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी यह नहीं मान सकता था कि वह लड़ने के लिए तैयार है। चारों ओर हर कोई यही सोच रहा था कि आज जीवप्ती त्रिपाठी का बच पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि पास के एक पेड़ पर खड़ी उदयवीर सिंह भी यही सोच रही थी। वह ऊंचे आसमान के मंडप के डाक हॉल की सदस्य थी और उसका काम जीवप्ती त्रिपाठी के युद्ध के परिणामों को रिकॉर्ड करना था। उसने अपनी पुस्तिका में जीवप्ती त्रिपाठी के 147 हार और 0 जीत को दर्ज किया था। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आया। ये जफर अली था, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार साफ झलक रहा था। छोटे भाई, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हें 3 दांव पहले खेलने का मौका देता हूँ। उसने गर्व से कहा। जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा झिझका। छोटे भाई, क्या ये सही होगा? तुम मुझसे 3 चालें पहले खेलने दे रहे हो, यह मेरे लिए ठीक नहीं। जफर अली हंसा। इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, इसलिए तुम्हें ये सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, जीवप्ती त्रिपाठी ने अनिच्छा से सहमति दी। जब तुम इतने आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते कोई शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। आओ। जफर अली दहाड़ा। उसके पैर चट्टान की तरह जमीन पर जमे हुए थे। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और नीली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने मन ही मन में सोचा कि इस दुबले पतले जीवप्ती त्रिपाठी को एक ही मुक्के से हवा में उड़ा सकता है। जीवप्ती त्रिपाठी धीरे धीरे उसके सामने आया। उसने अपना हाथ उठाकर जफर अली की आंखों के सामने जानबूझकर घुमाया और मुस्कुराकर बोला, छोटे भाई जफर, मैं सच में लड़ाई शुरू करने जा रहा हूँ। आओ। जफर अली ने चुनौती दी। जैसे ही उसने ये कहा, जीवप्ती त्रिपाठी की मुट्ठी पहले ही जफर अली की छाती पर लग चुकी थी। धमाका। एक दबी हुई आवाज गूंजी। आसपास के लोग जीवप्ती त्रिपाठी के हमले का कोई निशान नहीं देख पाए। यह मुक्का बस अजीब तरह से लगा था। जफर अली का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी छाती अंदर की तरफ धंस गई। धमाका। दूसरा मुक्का जफर अली के पेट पर लगा। जफर अली का शरीर अचानक नीचे की ओर झुक गया और उसे लगा कि पेट का सारा एसिड बाहर आ जाएगा। पा। जीवप्ती त्रिपाठी ने जफर अली की ठोड़ी पर लात मारी और जफर अली हवा में उड़ गया। वह जमीन पर गिरा और अचेत हो गया। वह जीत गया। पूरा माहौल शांत हो गया। हर कोई जीवप्ती त्रिपाठी को अचंभे से देख रहा था। उनकी आंखों में अविश्वास भरा था। नीलेश की आंखें खासकर बड़ी हो गई थीं, मानो वे बाहर निकल आएंगी। 2 मुक्के और 1 लात। जफर अली, जो संयमित कठोर शरीर के 5वें स्तर पर था, को हवा में उड़ा दिया गया। क्या ये कोई ऐसा काम था जो संयमित कठोर शरीर के तीसरे स्तर का साधक कर सकता था? हालांकि जफर अली ने शुरू से अंत तक कोई पलटवार नहीं किया था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्ति को बिना किसी ताकत के कई फीट दूर कैसे उड़ाया जा सकता था? इसके अलावा जीवप्ती त्रिपाठी की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। कुछ क्षण पहले तक जफर अली के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी, लेकिन अगले ही क्षण वह बेहोश हो गया। न केवल दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बल्कि पेड़ पर युद्ध देख रही उदयवीर सिंह भी हैरान थी। उसकी पुस्तिका में जीवप्ती त्रिपाठी का युद्ध रिकॉर्ड दर्ज था। 2 साल से अधिक समय में वह 147 बार हारा था, एक भी जीत नहीं। आश्चर्यजनक रूप से आज ये रिकॉर्ड फिर से लिखा गया। इसके अलावा वह इतनी सफाई से जीता। उदयवीर सिंह, जो पहले शाखाओं पर बड़े सलीके से खड़ी थी, इतनी चौंक गई थी कि वह अपनी जीवन शक्ति को स्थिर नहीं रख पाई। उसकी बॉडी लाइटनिंग तकनीक बीच में ही रुक गई और उसका शरीर अचानक नीचे गिर गया। एक हल्की सी आवाज के साथ ये नकाबपोश महिला 3 फीट ऊंचे पेड़ से नीचे गिरी। उसके छोटे कूल्हे पहले जमीन से टकराए और वह दर्द से चिल्ला पड़ी। सौभाग्य से वह फुर्तीली थी और उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। आखिरी क्षण में उसने कुछ ताकत लगा दी। अगर ऐसा न होता तो इस गिरने के परिणाम काफी गंभीर होते। फिर भी उसके दोनों कूल्हों में दर्द हो रहा था। उसने अपने होंठ कसे और उसकी नम आंखों में आंसुओं की एक परत आ गई।
दर्द को सहन करते हुए वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी 2 पतली टांगें थोड़ी कांप रही थीं। उदयवीर सिंह ने घबराकर चारों ओर देखा। ये देखकर कि किसी ने उसे नहीं देखा था, उसने राहत की सांस ली। अगर किसी ने उसे इस तरह देखा होता तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती। अपने कूल्हों के दर्द को दूर करने के लिए जीवन शक्ति को संचारित करते हुए उदयवीर सिंह की आंखों में एक चमक आई। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत कुछ ही दिनों में इतनी कैसे बढ़ गई। दर्शकों में ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए वे कुछ खास नहीं देख पाए। हालांकि उदयवीर सिंह की नज़र सामान्य लोगों से कैसे तुलना की जा सकती थी। अभी जब जीवप्ती त्रिपाठी ने हमला किया तो उदयवीर सिंह ने स्पष्ट रूप से उसकी नसों में शक्ति को महसूस किया। जीवन शक्ति की खेती करने में सक्षम होने के लिए जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से चौथे स्तर पर था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत चौथे स्तर से भी अधिक थी। लेकिन क्या वह कुछ दिन पहले ही तीसरे स्तर पर नहीं पहुंचा था? उस बदबूदार छोटे भाई ने अपनी ताकत को छिपा लिया। उसने न केवल उन लोगों को डराया बल्कि उसे भी इतना डरा दिया कि वह पेड़ से गिर गई। ये कितना घृणित है। धीरे धीरे उदयवीर सिंह ने अपने कूल्हों में दर्द के लिए जीवप्ती त्रिपाठी को दोषी ठहराया। जीवप्ती त्रिपाठी ने उस दिशा में देखा जहां उदयवीर सिंह छिपी हुई थी। हालांकि उदयवीर सिंह की चीख छोटी थी, उसने फिर भी उसे सुना। हालांकि वह थोड़ी दूर था और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, वह बस अपनी मुट्ठी को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था, जैसे वह असंतुष्ट था। जीवप्ती त्रिपाठी सच में असंतुष्ट था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने अदम्य सुनहरा कंकाल प्राप्त करने के बाद किसी के साथ मुकाबला किया था। उसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया और जफर अली को हवा में उड़ा दिया। मूल रूप से वह केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को हिलाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। मैदान में नीलेश सबसे पहले होश में आया। उसने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुमने धोखा दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, छोटे भाई, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन जो चाहो कह नहीं सकते। मैंने कैसे धोखा दिया? नीलेश चुप हो गया। हाँ, उसने कैसे धोखा दिया? जफर अली बस वहां खड़ा था और हिला नहीं। उसने अहंकार से कहा था कि वह जीवप्ती त्रिपाठी को 3 चालें खेलने देगा। अंत में दूसरे पक्ष ने सच में 3 चालों का उपयोग करके उसे हरा दिया। जब यह इतने सारे लोगों के सामने हुआ तो इसे धोखा कैसे माना जा सकता है? वह धोखा कैसे दे सकता था? युवा स्वामी पटेल, ऐसा लगता है कि जानकारी गलत है। इस लड़के की ताकत सिर्फ तीसरे स्तर की नहीं है। मुझे डर है कि वह पहले ही आगे बढ़ चुका है। अन्यथा वह जफर अली को कैसे हरा सकता था? कुछ अच्छी नजर वाले लोगों ने कुछ सुराग देखे और नीलेश से फुसफुसाए। तो ऐसी बात है। नीलेश ने सिर हिलाया। उसका चेहरा उदास था। जफर अली बहुत लापरवाह था। अगर वह सच में उसके साथ लड़ता तो वह कैसे हार सकता था? नीलेश की राय में इस बार जफर अली की हार पूरी तरह से लापरवाही के कारण थी। आखिरकार अगर जीवप्ती त्रिपाठी आगे भी बढ़ा था तो वह केवल चौथे स्तर पर था और जफर अली के बीच अभी भी एक अंतर था। अगर वे सच में लड़ते तो जीवप्ती त्रिपाठी निश्चित रूप से हार जाता। भाई जीवप्ती, तुमने इसे अच्छी तरह से छिपाया। नीलेश ने जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडे लहजे में देखा। उसे आज अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिला। उसके लिए इसे अंदर रखना सच में असहज था। जीवप्ती त्रिपाठी ने इससे इनकार नहीं किया और बस अपने कंधे उचकाए। हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। नीलेश ने ठंडी सांस ली और लोगों को वापस उसी रास्ते से ले गया। उसके एक अधीनस्थ ने बेहोश जफर अली को अपनी पीठ पर लाद रखा था। जाने से पहले उसने जीवप्ती त्रिपाठी को एक घृणित नजर दी। ये दुश्मनी सच में बन गई थी। जीवप्ती त्रिपाठी को परवाह नहीं थी। आखिरकार संप्रदाय के अपने नियम थे। अगर वे उससे परेशानी चाहते थे तो उन्हें उसे चुनौती देनी होगी। इसके अलावा उसे अपनी साधना का परीक्षण करने के लिए किसी की जरूरत थी। अन्यथा उसे पता नहीं चलेगा कि वह कितना बढ़ गया है। इस विचार के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि नीलेश के साथ दुश्मनी करना एक आशीर्वाद था। आज की लड़ाई सच में संतोषजनक नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा असंतुष्ट था। युवा स्वामी पटेल के जाने के बाद उत्साह खत्म हो गया। भीड़ स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो गई, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे एक सपने में थे। परीक्षण शिष्य जीवप्ती त्रिपाठी, जिसने 2 साल से अधिक समय में एक भी जीत का स्वाद नहीं चखा था, ने आज वास्तव में जीत हासिल की थी। हालांकि इसमें चालबाजी का एक तत्व शामिल था, फिर भी यह एक जीत थी। एपिसोड 23। एक नई सुबह की शुरुआत। सुबह का समय था और ऊंचे आसमान के मंडप में हलचल मची हुई थी। जो शिष्य अभी तक इस लड़ाई को देख रहे थे उनमें एक तरह का कोलाहल मचा हुआ था। अगर युवा स्वामी पटेल की पहचान का सवाल न होता तो शायद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती। लेकिन क्योंकि यह मामला नीलेश से जुड़ा था, इसलिए भीड़ ने चतुराई दिखाते हुए इस खबर को फैलाने की हिम्मत नहीं की। सभी ने आज की घटना को अपने मन में ही दबाए रखा। आखिरकार झोपड़ी के सामने शांति छा गई। आसमान की ओर देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा उदास था। आज नीलेश ने उसे रोक लिया था, जिस वजह से वह अपने संयमित कठोर शरीर का अभ्यास करने का समय चूक गया था। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। झोपड़ी में वापस आकर उसने अपने आखिरी बचे हुए कपड़े निकाले और पास के छोटे तालाब की ओर भागा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े उतारे और नहाने की तैयारी करने लगा। पिछले कुछ दिनों से वह पहाड़ों में भटक रहा था और एक मकड़ी से लड़ रहा था, जिस वजह से उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उदयवीर सिंह चुपके से झोपड़ी की ओर बढ़ी। वह देखना चाहती थी कि उसका ये छोटा भाई किस स्तर पर है। वह दूर होने के कारण साफ देख नहीं पाई थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। झोपड़ी के पीछे जाकर उदयवीर सिंह ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी आंखों के सामने जो कुछ आया वह 2 चमकदार सफेद नितंब थे। उसने अपनी आंखें ऊपर की तो देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और वह गोता लगाने की मुद्रा में था। उदयवीर सिंह का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी वह एक युवती थी।
उसने नितंबों की तो बात ही छोड़िए, किसी पुरुष की जांघें भी नहीं देखी थी। वह ऐसा दृश्य कैसे सहन कर सकती थी? ये बहुत ही चौंकाने वाला था। उदयवीर सिंह का दिल जोर से धड़क उठा और वह तुरंत छिप गई। आज उसकी किस्मत क्यों ऐसी थी कि वह इसी जगह पर आ गई? बेचारी लड़की की आंखों में आंसू आने वाले थे। अब उसे जीवप्ती त्रिपाठी के रहस्य की जासूसी करने की कोई परवाह नहीं थी। वह अपना पैर पटक कर एक पल में गायब हो गई। ये बदबूदार छोटा भाई इतनी महत्वपूर्ण जगह पर इतनी बेशर्मी दिखा रहा है। दिन के उजाले में नग्न है। वह कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म। तालाब में जीवप्ती त्रिपाठी नहा रहा था और साथ ही अपने शरीर की जांच कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब से उसने संयमित कठोर शरीर का अभ्यास शुरू किया था, उसकी मांसपेशियां काफी मजबूत हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी पतला था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा था। इसके अलावा कल की मकड़ी के साथ लड़ाई में उसके पेट का घाव पहले ही ठीक हो गया था। केवल उसकी बांह का घाव, जहां मकड़ी ने उसे छेद दिया था, अभी भी हल्का दर्द कर रहा था। आखिरकार यह एक भेदी घाव था, इसलिए इसका इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था। हालांकि यह उतना गंभीर नहीं था जितना उसने सोचा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। कल की जीवन मृत्यु की लड़ाई को याद करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा उत्साहित था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन स्थिति जितनी खतरनाक होती थी, वह उतना ही प्रेरित हो जाता था। वह पहले ऐसा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता था कि 10 साल से अधिक जीने के बाद उसमें अवचेतन रूप से विकृति की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी? ये सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से तालाब में डूब गया और काफी देर तक अपनी सांस रोकी, फिर उसने अपना सिर बाहर निकाला। हालांकि उसके पास बहुत सारे काम थे, लेकिन नहाने और कपड़े पहनने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने फर्श साफ करने के लिए एक झाड़ू उठा लिया। आखिरकार यह ऊंचे आसमान के मंडप का काम था। जब उसने ये काम स्वीकार कर लिया था, तो उसे इसे गंभीरता से लेना था। फर्श साफ करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने साफ तौर पर महसूस किया कि उसके कई भाई उसे अजीब तरह से देख रहे थे, उनमें संदेह भरा हुआ था। शायद उन लोगों ने सुबह की हलचल देखी थी और वे नहीं समझ पा रहे थे कि उसने जफर अली को कैसे हरा दिया था। जीवप्ती त्रिपाठी शांति से अपना काम करता रहा। फर्श साफ करने के बाद वह लकड़ी के घर में लौटा और अपना बैग खोला। उसने अपनी जरूरत की चीजें, जैसे कि 3 पत्तियां वाली अराजक भावना फूल और मृत जेडी वृक्ष घास निकाली और बाकी वापस रख दिया। जीवप्ती त्रिपाठी को इन बची हुई जड़ी बूटियों का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए वह उन्हें कुछ योगदान बिंदुओं के बदले योगदान हॉल में बेच सकता था। बैग पकड़कर जीवप्ती त्रिपाठी बस बाहर जाने ही वाला था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने खून से सने कपड़े वापस पहन लिए और अपने चेहरे पर रंग लगा लिया। तभी वह बाहर की ओर भागा। योगदान हॉल में अनीश अपनी मेज के पीछे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक चाय का बर्तन था। वह आराम से अपनी चाय पी रहे थे और एक छोटा सा गीत गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक परछाई चमकी। अनीश ने कमजोर होकर सिर उठाया। जैसे ही वह उस बदमाश को डांटने वाले थे जो उनकी शांति भंग करने के लिए इतनी सुबह आया था, उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को अंदर आते देखा। उसके फटे पुराने कपड़े उसके शरीर को बिल्कुल भी ढक नहीं पा रहे थे। उसकी दोनों जांघें हल्की दिखाई दे रही थीं और उसके पैरों पर महीन बाल साफ दिखाई दे रहे थे। ऊंचे आसमान के मंडप की 2 महिला शिष्य जो वहां से गुजर रही थीं, ये दृश्य देखकर चिल्लाईं और शर्म से अपना चेहरा ढककर पीछे हट गईं। अनीश की मानसिक शक्ति कितनी मजबूत थी। वह एक ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ गए थे, आग के समुद्र में घुस गए थे, लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी। उन्होंने 10 शहरों का आसानी से कत्लेआम किया था, फिर भी इस पल में उन्होंने अपने मुंह से चाय का एक घूंट बाहर थूक दिया था। छोटे जीवप्ती त्रिपाठी, तुम क्या कर रहे हो? अनीश ने जल्दी से खड़े होकर जीवप्ती त्रिपाठी को हक्का बक्का होकर देखा। जीवप्ती त्रिपाठी मेज पर भागा और गहरी सांस ली। मैं वापस आ गया हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा होगा, है ना? अनीश को जीवप्ती त्रिपाठी पर दया आ गई। कुछ दिन पहले जब जीवप्ती त्रिपाठी उनके यहाँ से निकला था, तो वह ठीक था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की सिर्फ एक यात्रा के बाद वह ऐसा हो जाएगा। न तो इंसान की तरह दिख रहा था और न ही भूत की तरह। ये बस बहुत दुखद था। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक था। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी से बैग खोला और अंदर की जड़ी बूटियों के ढेर की ओर इशारा किया, लेकिन फसल खराब नहीं थी। अनीश, क्या आप इन जड़ी बूटियों को योगदान हॉल में स्वीकार करना चाहते हैं? अनीश ने एक नजर डाली और माथे पर शिकन आ गई। ये केवल आम स्तर की निम्न स्तर की जड़ी बूटियां थीं, जिनका कोई खास मूल्य नहीं था। योगदान हॉल में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां थीं, अगर वह उन्हें स्वीकार भी कर लेते, तो उन्हें रखने की कोई जगह नहीं होती। जैसे ही वह मना करने वाले थे, अनीश ने जीवप्ती त्रिपाठी को उम्मीद से भरा चेहरा लिए हुए देखा। उसके कपड़ों को देखकर अनीश का दिल नर्म हो गया और उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन्हें स्वीकार करूंगा। हर 2 जड़ी बूटियों के बदले एक योगदान बिंदु दिया जाएगा। तो आप एक नजर डालिए। जीवप्ती त्रिपाठी ने कोई मोलभाव नहीं किया और बैग को आगे बढ़ा दिया। अनीश ने एक नजर डाली और कुल 32 जड़ी बूटियां पाईं, कुल 16 योगदान बिंदु। उन्होंने तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी के खाते में दर्ज कर दिया। तुम काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में 3 दिन तक भागे और तुम्हें सिर्फ यही मिला? अनीश ने लापरवाही से पूछा। इतना पाना भी काफी अच्छा है। जब जीवप्ती त्रिपाठी बोल रहा था, तो वह चुपके से चारों ओर भी देख रहा था। खैर, ये बुरा नहीं है। अनीश जीवप्ती त्रिपाठी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। आखिरकार वह जीवप्ती त्रिपाठी की मुश्किल स्थिति के बारे में भी जानते थे। इस बच्चे की योग्यता अच्छी नहीं थी, लेकिन वह कड़ी मेहनत करने को तैयार था। ऐसे बहुत से युवा नहीं थे जो उसकी तरह कठिनाइयों को सहन कर सकें। दुर्भाग्य से उसकी योग्यता उसकी कमजोरी थी और वह इस जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वह अपने दिल में विलाप कर रहा था, अनीश ने जीवप्ती त्रिपाठी को चारों ओर देखते हुए देखा और वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम क्या देख रहे हो? जीवप्ती त्रिपाठी रहस्यमय तरीके से आगे झुका और फुसफुसाया, अनीश, इस बार जब मैं पहाड़ में गया तो मुझे एक अविश्वसनीय चीज मिली। जीवप्ती त्रिपाठी को इतना सतर्क देखकर अनीश समझ गए कि यह अविश्वसनीय चीज साधारण नहीं थी।
उनका भाव गंभीर हो गया और उन्होंने फुसफुसा कर पूछा, वह क्या है? मुझे नहीं पता। क्या मैं इसे इसलिए वापस नहीं लाया कि आप मेरी मदद करें? आप अनुभवी और ज्ञानी हैं, इसलिए आप इसे पहचान पाएंगे। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी ने बात की, उसने अपने नितंब के पीछे से एक बैग निकाला और धीरे से मेज पर रख दिया। एपिसोड 24 योगदान मंडप में सेठ रघुनाथ का खजाना। ऊंचे आसमान के मंडप के अंदर योगदान मंडप की धुंधली रोशनी में सेठ रघुनाथ का चेहरा एक अजीब से भाव से भर गया था। उनकी नजरें सामने खड़े जीवप्ती त्रिपाठी पर टिकी थीं, जिनके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों साफ झलक रही थी। जीवप्ती ने एक छोटा सा पोटली सेठ को थमाई थी। सेठ रघुनाथ ने सावधानी से पोटली खोली और अंदर झांका। पोटली में कटोरे के आकार का गहरे लाल रंग का कुछ था, जो एक मशरूम या गैनोडर्मा ल्यूसिडम जैसा दिखता था। उसकी बनावट भी ठीक ठाक ही थी। सेठ रघुनाथ के गले से हल्की सी खांसी निकली। जीवप्ती ने घबराकर उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, यह क्या चीज है? सेठ रघुनाथ ने उसे अजीब नजर से देखा और जवाब देने की बजाय पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? एक गुफा में। वहां एक प्रथम श्रेणी का दानव जानवर इसकी रखवाली कर रहा था। आखिरकार मैंने उसे मार दिया और इसे ले आया। सेठ रघुनाथ का दिल धड़क गया। तुम दानव जानवर से मिले? मैंने तुम्हें गहरे अंदर न जाने के लिए कहा था, है ना? मैं ज्यादा अंदर नहीं गया था। मुझे नहीं पता कि वह काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के बाहरी इलाके में कैसे आ गया। जीवप्ती दुखी महसूस करने लगा। सेठ रघुनाथ ने आह भरकर सोचा, ये बच्चा इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसने उस दानव जानवर से लड़ाई की है। उसकी शक्ति के साथ, भले ही वह केवल प्रथम श्रेणी का दानव जानवर था, उससे निपटना आसान नहीं रहा होगा। वह मन ही मन दयालु हो गए। कितना बेचारा है, इतनी कम उम्र में उसने सिर्फ 16 योगदान बिंदुओं के लिए काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में 3 दिन तक मेहनत की। और उसे एक दानव जानवर से लड़ना पड़ा और वह मरते मरते बचा। अगर उसे पता चला कि ये सही नहीं है, ये बहुत ही दिल दुखाने वाला होगा। छोड़ो, ये बूढ़ा आदमी शायद ही कभी कोई अच्छा काम करता है, तो मैं इसे पुण्य कमाने जैसा मान लूंगा। जीवप्ती ने देखा कि सेठ रघुनाथ का चेहरा गंभीर था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वह अधीर हो उठा। जैसे ही वह फिर से पूछने वाला था, सेठ रघुनाथ ने एक घूंट चाय ली, अपने होठों को चटकाया और एक मुस्कान जबरदस्ती अपने चेहरे पर लाकर कहा, तुम छोटे बच्चे, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। यह जवाब सुनकर जीवप्ती का बेचैन दिल तुरंत शांत हो गया। वह सच में चिंतित था कि कहीं ये चीज एक पैसे की भी न हो। ऐसा होता तो यह एक बड़ा मजाक बन जाता। सेठ रघुनाथ, यह क्या चीज है? इसके कितने योगदान बिंदु मिलेंगे? जीवप्ती ने उत्सुकता से अपने हाथ रगड़े। ओह, इस चीज को रक्तलिंग मशरूम कहते हैं। यह एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है, एक सामान्य। सेठ रघुनाथ अभी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने जीवप्ती के चेहरे पर निराशा देखी और तुरंत अपने शब्द बदल दिए। नहीं नहीं नहीं, यह एक पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी है। हाँ, यह एक पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी है। यही सही है। उनकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि सेठ रघुनाथ को खुद पर भी लगभग विश्वास हो गया था। पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी। जीवप्ती सुखद आश्चर्य से भर गया। सेठ रघुनाथ, क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? सेठ रघुनाथ का चेहरा सख्त हो गया। क्या मजाक है? इस बूढ़े आदमी ने अपना पूरा जीवन। मेरा मतलब है, अनगिनत दवाएं पड़ी हैं। मैंने एक जोड़ी पार की आंखें विकसित की हैं, मुझसे भला कैसे गलती हो सकती है? मुझे कितने योगदान बिंदु मिल सकते हैं? जीवप्ती को केवल इसी में रुचि थी। मैं तुम्हें 20 अंक दूंगा। इतने कम? जीवप्ती थोड़ा निराश था। उसने सोचा था कि यह आइटम कम से कम कुछ दर्जन योगदान बिंदुओं का होगा। ये बहुत ज्यादा है, बच्चे। सेठ रघुनाथ ने मन ही मन सोचा, यह मुफ्त में मिल रहा है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा कैसे दे सकता हूं? लेकिन फिर भी उन्होंने एक कारण खोजा। भले ही यह रक्तलिंगी मशरूम एक पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी है, लेकिन इसका आकार छोटा है और इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए ये केवल 20 अंकों के लायक है। जीवप्ती ने बहस नहीं की और सीधे कहा, तो मुझे 20 अंक दे दीजिए। सेठ रघुनाथ ने सिर हिलाया और इसे अपने खाते में दर्ज कर लिया। इस बार 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास को छोड़कर उसे कुल 36 योगदान बिंदु मिले थे। अपने पहले के बचाए हुए योगदान बिंदुओं को जोड़ने पर अब उसके पास कुल 48 योगदान बिंदु हो गए थे। जीवप्ती को अचानक लगा कि वह कुछ हद तक अमीर और प्रभावशाली हो गया है। भले ही वह पहाड़ों में जाकर औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करके योगदान बिंदु प्राप्त कर सकता था, लेकिन इससे उसके खेती करने का समय भी बर्बाद होता था। इसके अलावा उसे अपनी किस्मत पर भी निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए यह ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी को घोड़े के आगे लगा रहा था। हालांकि वह उत्साहित था, जीवप्ती ने फैसला किया कि भविष्य में जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो, वह ऐसा काम नहीं करेगा। योगदान बिंदु जमा करने का उद्देश्य खेती करना था, इसलिए जीवप्ती इन दोनों के बीच अंतर कर सकता था, और इसलिए इस बार की कमाई को उसने अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसके पास अभी 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल बहुत ज्यादा थे। अंत में उसने गुफा में 30-40 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल इकट्ठा किए थे, लेकिन मृत जेडी वृक्ष घास की मात्रा बहुत कम थी, केवल 5-6 डंठल। अगर वह सच में उनका खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसे डर था कि वे पर्याप्त नहीं होंगे। उसे कुछ योगदान मंडप से बदलना होगा, सिर्फ एहतियात के तौर पर। मन बना लेने के बाद जीवप्ती ने कहा, सेठ रघुनाथ, मुझे 10 डंठल मृत जेडी वृक्ष घास दीजिए। बूढ़े आदमी रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा। हालांकि वह हैरान थे कि जीवप्ती को उनकी जरूरत क्यों थी, उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने केवल शांति से जीवप्ती की ओर देखा और कहा, सामान्य श्रेणी की निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां के 10 डंठल के लिए 10 योगदान बिंदु, क्या तुम सच में इन्हें लेना चाहते हो? जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और संदेह से कहा, यह सही नहीं है। क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि एक योगदान बिंदु के लिए 2 डंठल हैं? खरीदने की कीमत अलग है, बेचने की कीमत अलग है, वे एक जैसी नहीं है। सेठ रघुनाथ की मुस्कान विशेष रूप से शानदार थी और उनसे अनायास ही एक मोटा मुनाफाखोर की गंध आ रही थी।
जीवप्ती ने गुस्से से बूढ़े आदमी रघुनाथ की नाक की ओर इशारा किया और कहा, आप पूरी तरह से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कीमतों के अंतर का फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, क्या आपकी अंतरात्मा को कुत्ते ने खा लिया है? बूढ़े आदमी रघुनाथ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह मैं मुनाफाखोरी नहीं कर रहा हूँ, ये संप्रदाय द्वारा तय की गई कीमत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। योगदान मंडप में सभी सामान पर स्पष्ट रूप से कीमत अंकित है, ये बूढ़ा आदमी केवल संप्रदाय की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। अन्यथा आपको क्या लगता है कि संप्रदाय अपने 3000 शिष्यों का भरण पोषण कैसे करेगा? जीवप्ती अवाक रह गया, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो व्यापार का मतलब ही पैसा कमाना था। इतने बड़े ऊंचे आसमान के मंडप में अगर उनके पास कुछ साधन नहीं होते तो उनके 3000 शिष्य कैसे जीवित रहते? हालांकि यह वास्तव में कीमतों के अंतर का फायदा उठाने का मामला था, लेकिन कोई भी तुम्हें खरीदने या बेचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। तो क्या तुम अभी भी मृत जेडी वृक्ष घास लेना चाहते हो? सेठ रघुनाथ ने जीवप्ती के दर्द भरे भाव को देखा और उनका मिजाज तुरंत बेहतर हो गया। जीवप्ती ने दांत पीसे, सूना और लेटो, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जब वह जड़ी बूटियां लेने पहाड़ों में नहीं जाना चाहता था तो वह उन्हें यहीं खरीद सकता था। सेठ रघुनाथ मुड़े और हॉल के पीछे चले गए। कुछ ही देर बाद वह मृत जेडी वृक्ष घास के 10 डंठलों के साथ वापस आए। जीवप्ती ने उन्हें गिना, जबकि सेठ रघुनाथ ने खातों में दर्ज किया। एक नुकसान झेलने के बाद जीवप्ती कुछ दुखी था, इसलिए उसने जड़ी बूटियां लीं और मुड़कर चला गया। जब तुम्हारे पास समय हो तो बार बार आना, सेठ रघुनाथ ने पीछे से गर्मजोशी से आवाज दी। बार बार आओ ताकि तुम मुझसे फायदा उठा सको। जीवप्ती आखिरकार समझ गया कि सेठ रघुनाथ का उपनाम कैसे पड़ा। 3 कदमों को 2 कदमों में बदलकर जीवप्ती तेजी से बाहर भागा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचने वाला था, बाहर से एक आकृति अंदर आई और वह लगभग जीवप्ती से टकरा गई। दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी तेज थीं। जीवप्ती अचानक रुक गया और दूसरा व्यक्ति भी रुक गया। उसके चेहरे पर एक ताजा सुगंध फैली। ऊपर देखकर जीवप्ती ने एक जोड़ी चमकते चांद जैसी आंखें अपनी ओर घूरते हुए देखी, लेकिन वह चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि इस व्यक्ति ने असल में एक घूंघट पहन रखा था। यह एक महिला थी, हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी त्वचा के रंग को देखते हुए वह बहुत बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह उसकी वरिष्ठ बहन होनी चाहिए। जीवप्ती ने उसे सिर हिलाया, थोड़ा माफी मांगते हुए, और फिर अपना आधा शरीर एक तरफ कर लिया, ये दिखाते हुए कि उसे पहले अंदर आना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाने के बाद दूसरे व्यक्ति के कान अचानक लाल हो गए और उसने उसकी आंखों से बचते हुए देखा। ये देखकर जीवप्ती ने सोचा कि यह वरिष्ठ बहन काफी शर्मीली है, इसलिए उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली ताकि उसे ठेस न पहुंचे। उदयवीर सिंह शर्म से मर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह योगदान मंडप के प्रवेश द्वार पर जीवप्ती से मिलेगी। जैसे ही उसने इस व्यक्ति का चेहरा देखा, उदयवीर सिंह ने अपने के बारे में सोचा, फिर उसने उसके के बारे में सोचा। एक ही पल में उदयवीर सिंह का चेहरा लाल हो गया और उसके कान गर्म हो गए। वह जल्दी से कमरे में घुस गई, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जीवप्ती को यह थोड़ा मजेदार लगा, इतनी डरपोक महिला दुर्लभ थी और ऊंचे आसमान के मंडप में बहुत सारी महिला शिष्य थीं, लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे वे आमतौर पर ज्यादा खुले विचारों वाले होते थे, उसके विपरीत, जो बस उसे देखने पर शर्मा गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने एक घूंघट पहन रखा था। ये वरिष्ठ बहन काफी प्यारी थी, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी खुशबू कुछ परिचित थी, जैसे कि उसने इसे पहले भी कहीं सूंघा हो। एपिसोड 25 एक नई राह। रघुनाथ चावल दुकान से निकलकर उदयवीर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। जीवप्ती त्रिपाठी जा चुका था। उसके जाते ही उसके दिल से बोझ हल्का हो गया। आज सुबह की घटना से वह थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और इसी उधेड़बुन में वह अपने कदमों से भी बेखबर थी। तभी उसे सेठ रघुनाथ की आह सुनाई दी। क्या हुआ गुरुदेव? उदयवीर सिंह ने पूछा। कुछ नहीं, बस उस छोटे से लड़के के लिए अफसोस हो रहा है। सेठ रघुनाथ ने लंबी सांस ली। वह बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनती और लगनशील। उसका स्वभाव भी अच्छा है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने गुरु के मुंह से जीवप्ती की तारीफ सुनकर उदयवीर सिंह के मन में क्रोध भर गया। उसने मन ही मन सोचा, आपको पता नहीं कि इसने आज सुबह आपकी शिष्य के साथ क्या किया? इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मेरी आंखों को गंदा कर दिया। मैं उससे कितना डर गई थी। सेठ रघुनाथ बोलते रहे और उदयवीर सिंह का गुस्सा बढ़ता गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सामने रखे काउंटर पर जोर से मारा। पा! एक तेज आवाज आई। सेठ रघुनाथ ने देखा और उनका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाए, मेरी 20 योगदान बिंदुओं वाली निम्न श्रेणी की रक्तलिंगी मशरूम। ये रक्तलिंगी मशरूम है। उदयवीर सिंह ने काउंटर पर बिखरे हुए पाउडर को देखा। क्या उसके गुरु को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने गलत देखा। सेठ रघुनाथ ने हल्के से फूंक मारी और पाउडर उड़ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर बाहर की ओर बिखेर दिया हो। ठीक है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों आई? सेठ रघुनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने नई सीमा पार कर ली है। सेठ रघुनाथ ने उदयवीर सिंह के स्तर की सावधानीपूर्वक जांच की। वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे यकीन था कि तुम्हारी काया इस तकनीक के लिए उपयुक्त है। आओ, ये गोली खाओ, ये तुम्हारे स्तर को स्थिर करेगी। उदयवीर सिंह ने गोली ली और कुछ पल हिचकिचाने के बाद धीरे से पूछा, गुरुदेव आपके घाव अब कैसे हैं? सेठ रघुनाथ मुस्कुराए, मेरी चिंता मत करो, इतने साल हो गए हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अध्याय 3 कदम की परीक्षा। जीवप्ती त्रिपाठी उत्तेजना और आशा से भरा हुआ अपनी लकड़ी की झोपड़ी की ओर भागा। अब जब 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास तैयार हो चुके थे और उनकी मात्रा भी कम नहीं थी, तो ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब सब कुछ तैयार था, बस एक आखिरी कदम बाकी था। जीवप्ती त्रिपाठी सच में जानना चाहता था कि क्या अगरबत्ती सच में उसे खेती करने में मदद कर सकती है। वह झोपड़ी ऊंचे आसमान के मंडप के सबसे दूर और निर्जन हिस्से में स्थित थी, इसलिए कोई भी इसकी परवाह नहीं करता था। जीवप्ती को अपनी शक्ति के उजागर होने की चिंता नहीं थी।
झोपड़ी में चलते हुए उसने बिना शब्दों वाली काली किताब को बुलाया और तीसरा पृष्ठ खोला। फिर उसने अगरबत्ती को बाहर निकाला और उसे बिस्तर के पास रख दिया। फिर उसने 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास को अगरबत्ती के अंदर डाला और ढक्कन बंद कर दिया। तुरंत झोपड़ी में एक धीमी सुगंध फैल गई। जीवप्ती ने गहरी सांस ली और ध्यान से महसूस किया। उसने पाया कि हालांकि यह सुगंध थोड़ी खास थी, लेकिन इसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। इसके अलावा एक सांस लेने के बाद भी उसके शरीर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि अगरबत्ती के ढक्कन में बने छेदों से सुगंध की एक स्थिर धारा जीवप्ती की नाक में घुस गई। यह एक पतले सांप की तरह थी, अजीब तरह से जीवप्ती के मुंह और नाक से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर, उसके मांस, खून, नसों और यहाँ तक कि उसकी अस्थि मज्जा में कुछ अतिरिक्त आ गया हो। उसके पूरे शरीर में एक सुन्नता फैल गई। जीवप्ती ने जरा भी लापरवाही नहीं की, अगरबत्ती को जल्दी से लिया और साधना करने की तैयारी की। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह हैरान रह गया। उसके पैर में जैसे सीसा भर गया था, वह अविश्वसनीय रूप से भारी लग रहा था। इस एक कदम के साथ उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से कम हो रही थी। एक और कदम उठाने पर जीवप्ती को लगा कि उसका पूरा शरीर ढहने वाला है। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा और उसकी सभी मांसपेशियां कस गईं। उसके नसों में ऊर्जा का संचार हो रहा था और उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने की आवाज कर रही थीं। तीसरे कदम के बाद जीवप्ती के पैर ढीले पड़ गए और वह सीधे घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ में अगरबत्ती दूर तक लुढ़क गई। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर जीवप्ती एक पहाड़ की तरह शांत था, लेकिन उसकी भारी सांसें एक टूटी हुई धौंकनी की तरह थीं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसका मांस और खून फड़क रहा था। उसकी नसें, आंतरिक अंग और हड्डियां फैल और सिकुड़ रही थीं और सुन्नता की भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। जीवप्ती गर्जना करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मजबूती से रोक लिया। उसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से अत्यधिक थकावट की थी। उसने पहले भी कई बार इसका अनुभव किया था, इसलिए वह इससे काफी परिचित था। लेकिन अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से केवल 3 कदम उठाए थे, तो उसकी सारी शारीरिक शक्ति कैसे खत्म हो गई। न केवल उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो गई थी, बल्कि उसकी आत्मा भी थक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों और रातों से सोया नहीं था और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। ये कहा जा सकता है कि उसकी आत्मा सबसे निचले स्तर पर गिर गई थी और उसमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। इस क्षण 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास के प्रभाव जीवप्ती के दिमाग में प्रकट हुए। दोनों जड़ी बूटियां थोड़ी जहरीली थीं, लेकिन विषाक्तता मजबूत नहीं थी। आम लोग उनमें से कुछ खा सकते थे, लेकिन पहली आत्मा के लिए हानिकारक थी, जबकि दूसरी शरीर के लिए हानिकारक थी। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ जीवप्ती कुछ हद तक समझ गया था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अगरबत्ती में अजीब सुगंध सांस ली थी। लेकिन चाहे वह 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल हो या मृत जेडी वृक्ष घास, उनके लिए इतना मजबूत औषधीय प्रभाव होना असंभव था। रहस्य अगरबत्ती में ही था। यह इन 2 जड़ी बूटियों के प्रभावों को असीमित रूप से बढ़ा सकता था। उसने अदम्य सुनहरा कंकाल प्राप्त किया था, इसलिए उसकी ठीक होने की क्षमता बहुत मजबूत थी। उस दिन उसने लंबे समय तक बिना थके खेती की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी सीमा तक नहीं पहुंच सका। अपनी सीमा तक पहुंचे बिना वह अपनी क्षमता को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन अब यह अलग था। उसने केवल 3 कदम उठाए थे और वह पहले से ही थक गया था। अगर वह इतनी आसानी से अपनी सीमा तक पहुंच जाता, तो क्या वह भविष्य में खेती नहीं कर पाने से डरता। जीवप्ती हमेशा मानता था कि एक व्यक्ति की क्षमता असीमित होती है और कुंजी यह है कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। हालांकि योग्यता एक कृषक के विकास को प्रभावित कर सकती है, लेकिन किसी के अपने प्रयास भी अपरिहार्य थे। इसलिए इतने सालों तक भले ही वह जानता था कि उसकी योग्यता पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसने अथक प्रयास किया और खेती करना कभी नहीं छोड़ा। ये सोचकर जीवप्ती का जोश बढ़ गया। उसके हाथों ने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को सहारा देने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। उसके दोनों पैर जोर से कांप रहे थे। जीवप्ती की नसें उभर गईं और उसकी आंखें फटने वाली थीं। धीरे धीरे, इंच इंच करके उसने खुद को सहारा दिया। उसके शरीर की सारी शारीरिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी चेतना धुंधली होने वाली थी। लेकिन उसके दिल में एक जुनून जोरदार तरीके से फूट पड़ा। अपने जीवन में उसकी कभी इतनी मजबूत इच्छा नहीं थी, जीतने की इच्छा। खड़े हो जाओ, जहां तुम गिरे हो वहीं से खुद को उठाओ। खड़े होना ही अपनी सीमा को तोड़ना है और जीतना है। समय इतनी धीमी गति से कभी नहीं गुजरा था। 1 कप चाय के बराबर समय के बाद जीवप्ती ने अपने शरीर को आधा सीधा कर लिया। उसके पैर जमीन पर टिक गए और उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे, एक लोलक की तरह हिल रहे थे। लेकिन अपने शरीर को सीधा करने की गति इतनी मजबूत थी और भले ही वह धीमी थी, लेकिन वह नहीं बदली। आखिरकार जीवप्ती की गर्जना के साथ उसका शरीर सीधा हो गया। वह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसके पैर मजबूती से अपनी जगह पर टिके रहे। एपिसोड 26। उस क्षण जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। भले ही उसका शरीर और मानसिक बल पूरी तरह से थक चुके थे, आंखें कुछ भी देख नहीं पा रही थीं, कान में भयंकर गूंज थी और दिमाग में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। वह जीत गया था। स्वयं को हराने का यह आनंद दूसरों को हराने की खुशी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि वह बेहोश होकर गिरने वाला है, अचानक उसके पूरे शरीर में एक गर्मजोशी फैल गई। ये गर्मी उसकी हड्डियों से निकल रही थी, जो वसंत की हवा और बारिश की तरह थी, एक लंबे सूखे के बाद हुई वर्षा की तरह। उसकी त्वचा उसके हर एक मांस के टुकड़े को छू रही थी, जिससे उसके शरीर में जीवन का एक नया संचार हो रहा था। उसका थका हुआ शरीर थोड़ा सा ठीक हुआ और उसकी मानसिक शक्ति भी बेहतर हो गई। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। जीवप्ती त्रिपाठी ने अब और हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह जमीन पर बैठ गया और अपने शरीर की स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। उसने पाया कि उसके शरीर में जो सुन्नता थी, वह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अद्भुत आराम ने ले ली थी, इतना आरामदायक कि वह खुशी से आहें भरने वाला था।
उसका पूरा शरीर एक लय में धड़क रहा था और इस धड़कन के साथ ये स्पष्ट था कि वह अधिक ठोस और विस्फोटक हो गया था। उसकी नसें निरंतर धड़क रही थीं और उसकी हड्डियां भी पहले से अधिक मजबूत लग रही थीं। इस तरह उसका शरीर पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। जीवप्ती त्रिपाठी गहन विचार में डूब गया। आखिरी पल में उसकी हड्डियों से जो गर्मी निकली थी वह उसके अडिग स्वर्ण कंकाल का कमाल होना चाहिए। कई बार ऐसा अनुभव करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने मुख्य बात को समझ लिया था। केवल जब वह विपरीत परिस्थितियों में अडिग और दृढ़ रहता था तभी वह अडिग स्वर्ण कंकाल की क्षमता को जगा पाता था। अगर वह विपरीत परिस्थितियों के सामने हार मान लेता तो अडिग स्वर्ण कंकाल उसे कोई सहायता नहीं देता। ये सचमुच एक अद्भुत स्वर्ण कंकाल है। जीवप्ती त्रिपाठी मंद मंद मुस्कुराया। इस क्षण वह अंततः समझ गया कि वह धूपदानी उसकी खेती में कैसे मदद कर सकती थी। धूपदानी में रखी जड़ी बूटियों का प्रभाव हजारों गुना बढ़ गया था। उसे सूंघने के बाद उसके शरीर की ताकत और मानसिक थकान बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसीलिए वह केवल 3 कदम ही चल पाया था कि लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन धूपदानी द्वारा बढ़ाया गया ये शक्तिशाली औषधीय प्रभाव, हालांकि यह भयंकर था, फिर भी इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह उसकी खेती में मदद नहीं कर पाता। केवल इस कठिनाई पर काबू पाकर और अडिग स्वर्ण कंकाल की पुनर्प्राप्ति क्षमता को जगाकर ही वह वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता था और तभी वह अपनी सीमाओं को तोड़कर और अधिक शक्तिशाली बन सकता था। धूपदानी से निकलने वाली अजीबोगरीब खुशबू और अडिग स्वर्ण कंकाल एक दूसरे के पूरक थे। ये सब जीवप्ती त्रिपाठी का अपना अनुमान था, लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखते हुए यह बात सच के करीब लग रही थी। आगे जीवप्ती त्रिपाठी को इसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी थी। धूपदानी में अजीबोगरीब सुगंध कभी बंद नहीं हुई। हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह जीवप्ती त्रिपाठी की तरफ बह रही थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि अगर वह वहीं रुका रहता तो सुगंध का उस पर कोई असर नहीं होता। 1 घंटे तक आराम करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि उसकी ताकत काफी हद तक वापस आ गई है। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और एक बार फिर से आगे बढ़ा। एक बार बहुत नुकसान उठाने के बाद इस बार जीवप्ती त्रिपाठी बहुत धीरे चला। जैसे जैसे वह चल रहा था वह अपने चारों ओर सावधानी से महसूस कर रहा था। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि उसके शरीर की ताकत एक बांध टूटने वाले बाढ़ की तरह उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। उसकी आत्मा भी वैसी ही थी। वह अचानक थक गया। इसका कोई कारण नहीं था, कोई संकेत नहीं था। एक और कदम के साथ थोड़ी सी ताकत जो उसने वापस पाई थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी लगभग गिर गया। दांत भींचते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का जिद्दी स्वभाव फिर से जाग गया और उसने पूरी ताकत से अपने पैर आगे बढ़ाए। इस बार जीवप्ती त्रिपाठी को रुकने से पहले 4 कदम ही चलना पड़ा। हालांकि वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। उसके शरीर में गर्मजोशी धीरे धीरे फैल गई और जो ताकत उसने वापस पाई थी वह उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई परीक्षणों के बाद जीवप्ती त्रिपाठी के सभी अनुमान सही साबित हुए। हालांकि धूपदानी से निकलने वाली सुगंध लोगों को थका हुआ महसूस कराती थी, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था। अडिग स्वर्ण कंकाल को भी जगाने की जरूरत थी। हृदय जितना अधिक अडिग होगा, गर्मी उतनी ही शक्तिशाली होगी और यह शरीर को उतना ही अधिक लाभ पहुंचाएगी। इस तरह की खेती की विधि की कल्पना करना भी असंभव था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह अपनी जान से खेलने जैसा था। अगर कोई व्यक्ति सावधान नहीं होता तो वह बर्बाद हो जाता। सौभाग्य से जीवप्ती त्रिपाठी बहुत आत्मजागरूक था। हर बार जब वह अपनी सीमा को तोड़ता तो वह रुक जाता था। बार बार समय बिताने के बाद परिणाम बहुत प्रभावशाली थे। एक व्यक्ति की क्षमताएं वास्तव में असीमित थीं, लेकिन अगर कोई मजबूत बनना चाहता था तो हमेशा एक क्रमिक प्रक्रिया होती थी। पूरे दिन के कष्ट के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की प्रगति बहुत स्पष्ट थी। वह अब 6 कदम चल सकता था, जो पहली बार की तुलना में एक बड़ा सुधार था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह केवल धूप की सुगंध लेते हुए चल रहा था। अगर वह धूप की सुगंध लेते हुए अपने मुंह के और पैरों का इस्तेमाल कर सकता तो वह सच्ची खेती होती। फिर जीवप्ती त्रिपाठी को एक बड़ी समस्या का पता चला। इस तरह की खेती की विधि में बहुत सारी जड़ी बूटियां लगती थीं। एक 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और एक मृत जेडी वृक्ष घास को धूपदानी में डालने से केवल 1 घंटे तक ही काम चल पाता था। 1 घंटे के बाद उसे फिर से धूप पैदा करने के लिए जड़ी बूटियां डालनी पड़ती थीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी उंगलियों से हिसाब लगाया और उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। एक दिन में 24 घंटे होते थे और वह दिन में 14 से 14 घंटे खेती करता था। इसके लिए कम से कम 14 जड़ी बूटियों की जरूरत होती थी। उसके मौजूदा भंडार के साथ वह ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में सभी मृत जेडी वृक्ष घास और आधे 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल का इस्तेमाल कर लेगा। अगर उसकी जड़ी बूटियां खत्म हो गईं तो वह क्या करेगा? उसके पास अभी केवल 38 योगदान बिंदु थे। वह कितने दिनों तक खुद को बनाए रख सकता था? उसे पहले लगा था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत गरीब था। उस रात जीवप्ती त्रिपाठी गहरी चिंताओं में सो गया। उसका मन जड़ी बूटियां और योगदान बिंदु कैसे प्राप्त करे इसी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि सपनों में भी उसे बड़ी संख्या में 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास मिले। उस रात जीवप्ती त्रिपाठी अच्छी तरह से नहीं सो पाया। उस रात नीलेश सैसाफ्रस भी अच्छी तरह से नहीं सो पाया। नीलेश बेचैनी से करवटें बदल रहा था जब उसने सोचा कि वह सुबह जीवप्ती त्रिपाठी से झगड़ा करने के लिए लोगों को कितनी आक्रामकता से लाया था, लेकिन उसी ने उसे हरा दिया। अगर वह नहीं होता तो वह शायद पहले ही सेठ रघुनाथ की बेटी से दोस्ती कर चुका होता। अगर वह नहीं होता तो उसे इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सेठ रघुनाथ की बेटी के बारे में सोचते हुए नीलेश गुस्से से भर गया। उसे फिर कभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। जैसा कि कहा जाता है, 10 मंदिर गिराना एक शादी को बर्बाद करने से बेहतर है। जीवप्ती त्रिपाठी, तुमने एक स्नेही जोड़े को अलग करके बहुत ज्यादा कर दिया।
जैसा कि कहा जाता है, एक सज्जन के लिए बदला लेना कभी भी बहुत देर नहीं होता, लेकिन एक खलनायक के लिए बदला लेना हमेशा बहुत देर होता है। नीलेश निस्संदेहवाद वाला था। हालांकि वह कुछ दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी को फिर से चुनौती दे सकता था, लेकिन नीलेश तब तक इंतजार नहीं कर सकता था। वह भी जीवप्ती त्रिपाठी को बुरी तरह से मारना चाहता था, तभी उसके दिल में भरी नफरत दूर हो सकती थी। करवटें बदलते हुए सुमित सो नहीं पाया, इसलिए वह झुंझलाहट में उठ गया। वह न केवल उठा, बल्कि उसने आधी रात में अपने अधीनस्थों को भी जगा दिया। एपिसोड 27 षड्यंत्र का जाल। आधी रात का समय था। काले बेर के शहर में शांति छाई हुई थी, मगर ऊंचे आसमान के मंडप के अंदर एक कमरे में चहल पहल थी। नीलेश, जो सुबह की लड़ाई के अपमान को अभी तक भूला नहीं था, उसने अपने कुछ साथियों को जगाकर अपने कमरे में इकट्ठा किया। वे सभी ऊँघते हुए, नींद से भरी आंखों को मसलते हुए आए। एक शिष्य ने जम्हाई लेते हुए पूछा, युवा स्वामी पटेल, क्या बात है? इस आधी रात को क्यों बुलाया? नीलेश के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस आज सुबह की घटना के बारे में बात करनी है। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा थी। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मुझे उस अपमान का बदला लेने और अपने दिल की नफरत को खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दे सको। एक और शिष्य ने, जो सोने की जल्दी में था, कहा, युवा स्वामी पटेल, हम बस 4 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। 4 दिन बाद मैं उस जीवप्ती त्रिपाठी को चुनौती दूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं उसे मारकर एक सुअर जैसा बना दूंगा। ये सुनकर नीलेश को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़कर कहा, अगर मुझे उतना इंतजार करना ही होता तो मैं तुम सबको यहाँ क्यों बुलाता? आधी रात में जगाए जाने से वे शिष्य परेशान थे। उनकी आंखों में नींद थी और वे लगातार जम्हाई ले रहे थे। उनकी इस प्रतिक्रिया को देखकर नीलेश और भी चिढ़ गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, तुम सब ध्यान से सोचो। अगर आज तुम सब कोई अच्छा विचार नहीं ला सके तो तुम में से कोई भी सोने नहीं जाएगा। सब हड़बड़ा गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि नीलेश सचमुच गुस्से में है। उनकी नींद गायब हो गई और वे तुरंत एक योजना के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद आसमानी मीनार के एक शिष्य अनूप सिंह की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। उसने नीलेश के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी पटेल, हम ऐसा कर सकते हैं। अनूप सिंह ने धीरे धीरे कान में झुककर पूरी योजना सुनाई। सुनते ही नीलेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अनूप सिंह के कंधे पर थपथपाया और कहा, वाह वाह, यह एक अच्छा विचार है। मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। युवा स्वामी पटेल, आप चिंता न करें। अनूप सिंह भी मुस्कुराया। जाओ, अब तुम सब जाकर सो जाओ। नीलेश ने हाथ हिलाया। सभी ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से चले गए। बाहर की अंधेरी रात को देखते हुए नीलेश ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, जीवप्ती त्रिपाठी, भाई जीवप्ती, अब इंतजार करो और देखो। कुछ देर बाद नीलेश संतुष्टि से सो गया। अगले दिन सुबह सुबह जीवप्ती त्रिपाठी उठा और उसने अपने संयमित कठोर शरीर की तकनीक का अभ्यास किया। फिर वह बाहर झाड़ू लगाने चला गया। पिछली रात उसने अगरबत्ती का उपयोग करके अपनी जीवन शक्ति को और बढ़ाया था। यद्यपि वह बहुत कष्टदायक था और उसकी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा था, फिर भी परिणाम स्पष्ट थे। सबसे स्पष्ट परिणाम यह था कि जब वह संयमित कठोर शरीर के मुंह के और पैर की तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पृथ्वी और आकाश की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। ये समझना आसान था। अगरबत्ती ने उसे बहुत अधिक दबाव दिया था। संयमित कठोर शरीर का अभ्यास भी उसे बहुत अधिक दबाव दे रहा था। एक प्रकार के अनुकूल होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से दूसरे प्रकार के अनुकूल हो जाएगा। एक अगरबत्ती अच्छी चीज है। जीवप्ती त्रिपाठी उत्साहित था और वह जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था ताकि वह अपनी साधना जारी रख सके। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी अभी आधे रास्ते में ही था कि एक व्यक्ति ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर उठाया और उस व्यक्ति को देखा। उसे धुंधला सा महसूस हुआ कि वह व्यक्ति कुछ परिचित है। इस समय वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। पिछली रात अनूप सिंह ने नीलेश को एक विचार दिया था। हालांकि उसके मन में पहले से ही एक योजना थी, लेकिन वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे विश्वास था कि वह जीवप्ती त्रिपाठी से निपट सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पक्ष को चाल में फंसाया जाए और उसे उससे लड़ने के लिए मजबूर किया जाए। सौभाग्य से जब वह कल नीलेश के साथ परेशानी पैदा करने गया था, तो वह भीड़ के पीछे छिपा था। उस समय उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। जीवप्ती त्रिपाठी को उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था। इससे उसके लिए चीजें आसान हो गईं। सुबह सुबह जब जीवप्ती त्रिपाठी झाड़ू लगा रहा था, तब अनूप सिंह इंतजार कर रहा था। और जैसा कि उसने सोचा था, उसने जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दिया और एक मासूम सा भाव बनाते हुए उसके पास चला गया। मेरी वर्तमान उपस्थिति काफी मिलनसार होनी चाहिए। अनूप सिंह ने खुद को प्रोत्साहित किया। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? जीवप्ती त्रिपाठी ने बिना किसी औपचारिकता के पूछा। आखिर सभी संयमित कठोर शरीर के शिष्य उसके छोटे भाई थे। हालांकि उसका स्तर कम था, लेकिन संप्रदाय में जल्दी प्रवेश करने के कुछ फायदे थे। जब वह एक संयमित कठोर शरीर के शिष्य को देखता, तो वह उसे भाई कहकर पुकार सकता था। क्या तुम जीवप्ती त्रिपाठी, भाई जीवप्ती हो? अनूप सिंह ने जवाब जानते हुए भी पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। हाँ। अनूप सिंह बहुत खुश हुआ। ये सच में तुम ही हो? भाई जीवप्ती, मैंने तुम्हारा नाम बहुत पहले से सुना है। तुम्हें आज देखकर तुम वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक हो। ये शब्द अनूप सिंह को घृणित लगे, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ी। तुम बहुत गंभीर हो, बहुत गंभीर हो। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी खुद की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसका नाम साधारण शिष्यों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। अनूप सिंह ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जीवप्ती त्रिपाठी से बहुत परिचित हो। जीवप्ती त्रिपाठी का बड़ा हाथ पकड़कर उसने उसे जोर से हिलाया। वरिष्ठ भाई जीव, मैंने सुना है कि तुमने कल उस जफर अली को एक सबक सिखाया। ये सच में संतोषजनक है। क्या तुम्हें उससे कोई दुश्मनी है? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अनूप सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। हाँ, कुछ दुश्मनी है।
ये व्यक्ति एक जानवर जैसा दिल रखने वाला है, वह नीच और बेशर्म है। उसने एक बार मुझे अपमानित किया था, तो फिर तुमने बदला क्यों नहीं लिया? जीवप्ती त्रिपाठी ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपने सपनों में भी बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन अनूप सिंह ने आह भरी, वरिष्ठ भाई जीवप्ती, मुझे डर है कि तुम भी जानते हो कि जफर अली के पीछे कोई है। मुझे एक मामूली जफर अली की परवाह नहीं है, लेकिन उसके पीछे वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैं भड़का सकूं। ये सच है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। नीलेश के पीछे कोई था। साधारण शिष्य सचमुच उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। तो भाई जीवप्ती ने कल जफर अली को एक सबक सिखाकर सच में छोटे भाई के गुस्से को बाहर निकालने में मदद की। अनूप सिंह ने कृतज्ञता के आंसू बहाए। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। ये सिर्फ साथी शिष्यों के बीच एक मुकाबला था। ये कुछ खास नहीं था। अनूप सिंह ने कहा, भाई जीव जफर अली को हराने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हारी ताकत को कमजोर नहीं माना जा सकता। जीवप्ती त्रिपाठी ने हाथ हिलाया। छोटी मोटी चालें उनका उल्लेख करने लायक नहीं। अनूप सिंह ने अपने मन में कटाक्ष किया, ये सोचकर कि तुम वास्तव में सच बोल रहे हो। अगर तुमने कल चालें नहीं चली होती तो जफर अली कैसे हारता? लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर जीवप्ती त्रिपाठी को संदेह हो जाता तो यह अच्छा नहीं होता। भाई बहुत विनम्र हैं। आओ आओ आओ। मैं अनूप सिंह दूसरों के साथ मुकाबला करना पसंद करता हूँ। भाई जीव भी मेरे हितैषी हैं। चूंकि हम आज मिले हैं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अनूप सिंह ने लंबे समय तक घुमा फिराकर बात की और अंत में अपनी मंशा व्यक्त करने का मौका मिला। जीवप्ती त्रिपाठी कड़वाहट से मुस्कुराया, तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? अनूप सिंह ने सिर हिलाया। बेशक। मुझे उम्मीद है कि भाई अपनी शिक्षाओं को देने में कंजूसी नहीं करेंगे। छोटे भाई को देखने दें कि भाई ने कल जफर अली को कैसे सबक सिखाया। यह मेरी एक चिंता को भी दूर करेगा। ये कारण सच में थोड़ा दूर की कड़ी था। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मैं आमतौर पर दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करता। अनूप सिंह बेचैन हो गया। ऐसा नहीं चलेगा भाई, तुम्हें आज सहमत होना होगा, भले ही तुम न चाहो। जीवप्ती त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अनूप सिंह का दिल धड़का। वह भी बहुत बेचैन हो गया था और उसका लहजा थोड़ा कठोर था। उसने तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा, छोटे भाई एक मार्शल आर्ट के कट्टर प्रशंसक हैं। अगर वह दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करते तो वह सहज महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई मदद कर सकते हैं। यह अच्छा नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने मना कर दिया। क्या अच्छा नहीं है? इसके लिए कोई कारण नहीं है। अनूप सिंह ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी हिलता हुआ लग रहा था। उसने तुरंत गर्म लोहे पर चोट की। साथी शिष्यों के साथ मुकाबला एक दूसरे के कौशल का परीक्षण करने के लिए होता है। इसके लिए किसी कारण की क्या आवश्यकता है? एक दोस्ताना मुकाबला आप दोनों के लिए फायदेमंद है। भले ही ऐसा हो, यह अभी भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार हाथ हिलाया। ऐसे मत करो भाई, एक मुकाबले से तुम गर्भवती नहीं हो जाओगे। अनूप सिंह अपने दिल में बेचैन था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसका दिमाग घूमा, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने अचानक कहा, भाई क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारे योगदान बिंदुओं में कटौती की जाएगी? एपिसोड 28 मार्शल शिखर एक उपन्यास। अनूप सिंह के सवाल पर जीवप्ती त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। अनूप सिंह ने सोचा कि उसने सही अनुमान लगाया है और मुस्कुराया। बड़े भाई चिंता मत करो, हमारी ताकत लगभग बराबर होनी चाहिए, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। अगर छोटे भाई की जीत होती है तो बड़े भाई की हार की भरपाई मैं करूंगा। क्या आप गंभीर हैं? जीवप्ती थोड़ा हैरान थे। एक सज्जन के शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अनूप सिंह ने गंभीरता से वादा किया। मूल रूप से अनूप सिंह ने सोचा था कि उसने जीवप्ती को मूर्ख बना दिया है और अपने कौशल को दिखाने के लिए तैयार था। वह जानता था कि नीलेश निश्चित रूप से पास में कहीं छिपकर देख रहा था। जैसे ही वह जीवप्ती को बेरहमी से सबक सिखाएगा और युवा स्वामी सुमित पटेल की ओर से अपना गुस्सा उतारेगा, उसे बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि जीवप्ती की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। अनूप सिंह लगभग उछल पड़ा और जोर से कोसने लगा। उसका ये बड़ा भाई वास्तव में एक लड़की की तरह बहुत परेशान करने वाला था। जफर अली जैसा व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति से कैसे हार सकता है? बड़े भाई, क्या आपके कोई और सवाल हैं? अनूप सिंह को लगा कि वह अब फटने वाला है। ओह, हालांकि मैं भी आपसे तुलना करना चाहता हूं। मुझे कल ही चुनौती दी गई थी। अगर आप फिर से लड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। सुअ। अनूप सिंह लगभग अपनी सांस नहीं ले पा रहा था और जल्दी से बोला, बड़े भाई आप मुझे चुनौती दे सकते हैं। मुझे पिछले कुछ दिनों में चुनौती नहीं मिली है। क्या हम ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों को हर दिन दूसरों को चुनौती देने का मौका नहीं मिलता है? तो ऐसा है। जीवप्ती अचानक समझ गया और हंस पड़ा। छोटे भाई कृपया मुझे दोष न दें। बड़े भाई ने पिछले कुछ वर्षों में किसी को चुनौती नहीं दी है, इसलिए मैं इस नियम के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अनूप सिंह ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, जैसे वह अपने दिल की सारी बेचैनी और गुस्सा बाहर निकालना चाहता था। बहुत देर बाद उसने कहा, बड़े भाई क्या अब हम तुलना कर सकते हैं? जीवप्ती का एक और सवाल था, छोटे भाई अगर मैं हार गया तो क्या आप वास्तव में मुझे योगदान बिंदुओं का मुआवजा देंगे? मुआवजा? मैं निश्चित रूप से मुआवजा दूंगा और मैं आपको 10 गुना मुआवजा दूंगा। अनूप सिंह ने दांत पीसे। जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझे आप पर विश्वास नहीं है जब तक कि आप मुझे पहले योगदान बिंदु न दे दें। मैं आपको कैसे दे सकता हूं? अनूप सिंह बेहद उदास था। योगदान बिंदु सभी खातों के कमरे में दर्ज थे और लेन देन के लिए इधर उधर नहीं ले जाए जा सकते थे। ये बड़ा भाई बहुत संकीर्ण दिमाग वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस तरह की बात से मुकर जाऊंगा? मेरे पास एक विचार है। जीवप्ती ने चालाकी से मुस्कुराया, अनूप सिंह को इशारा किया और फिर उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। अनूप सिंह का चेहरा कई बार बदला। वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि जीवप्ती का दिमाग वास्तव में फुर्तीला था। वह इस तरह की विधि के बारे में भी सोच सकता था। छोटे भाई, अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़े भाई के रूप में आप पर भरोसा नहीं करता, बस ये कि। जीवप्ती मुश्किल से बोल रहा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। अनूप सिंह कैसे नहीं जानता कि उसका क्या मतलब था। हालांकि वह अपने दिल में उससे घृणा करता था, अपनी योजना के लिए उसे केवल सहना पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई, यहीं इंतजार करो, मैं चीजें लेने के बाद आऊंगा। बस इंतजार करो, मेरी गति बहुत तेज है। जैसे ही वह बोला, वह जल्दी से भाग गया। उसके गायब होते हुए आकृति को देखकर जीवप्ती भावनाओं से भर गया था। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग थे जो खुद को उसे पीटने के लिए भेजते थे। एक बार जब वे असफल हो जाते थे तो वे अभी भी उसे चीजें देते थे। ये वास्तव में अजीब था, लेकिन ये भी अच्छा था। इसे उसकी आपातकालीन स्थिति को हल करने के रूप में माना जा सकता था। दुर्भाग्य से इस विधि का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अगली बार इसका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक पल के लिए जीवप्ती थोड़ा परेशान था। अगर उसे पहले पता होता तो वह उसे एक शेर की तरह बेरहमी से लूट लेता। अनूप सिंह की उत्सुकता के साथ उसने अनुमान लगाया कि भले ही उसकी मांग थोड़ी और अधिक होती, वह फिर भी सहमत हो जाता। नीलेश लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और थोड़ी दूर छिपा हुआ था। जब उन्होंने अनूप सिंह और जीवप्ती को बात करते देखा तो वे गुप्त रूप से खुश थे। वे एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की कि अनूप सिंह वास्तव में जल्दी से भाग जाएगा। इस दृश्य ने नीलेश को भ्रमित कर दिया। कल रात उन्होंने जिस योजना के बारे में बात की थी उसमें ये कदम शामिल नहीं था। आखिर अनूप सिंह क्या कर रहा था? नीलेश हैरान था। उसने अनूप सिंह को रोकने के लिए जल्दी से लोगों को भेजा। वह वहां की स्थिति के बारे में पूछना चाहता था। एक चौथाई घंटे तक इंतजार करने के बाद उसने जिस व्यक्ति को भेजा था वह वापस आया और नीलेश से फुसफुसाया, युवा स्वामी पटेल। अनूप सिंह ने कहा कि जीवप्ती बहुत कंजूस है। उसने कहा कि वह चाहता है कि वह योगदान मंडप जाए और अपनी हार का मुआवजा देने के लिए 10 जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करे, तभी वह अनूप सिंह के साथ मुकाबला करने को तैयार होगा। क्या ये बहुत कंजूस नहीं है? नीलेश दंग रह गया। जीवप्ती सिर्फ एक परीक्षण शिष्य है। अगर वह हार जाता है तो वह केवल एक योगदान खो देगा। उसे 10 जड़ी बूटियों के साथ मुआवजा क्यों देना होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया। अनूप सिंह ने डींग मारी, इसलिए वह 10 गुना मुआवजा चाहता है, इसलिए। खैर, वह इसके लायक है। नीलेश का एक अजीब भाव था, लेकिन भूल जाओ। जब तक हम जीवप्ती को एक सबक सिखा सकते हैं तब तक 10 जड़ी बूटियां कुछ भी नहीं हैं। 10 जड़ी बूटियां, इसका अनुमान 10 योगदान बिंदु होने का था। नीलेश ने वास्तव में इसे अपनी आंखों में नहीं रखा। जब समूह को स्थिति का पता चला तो वे केवल समय बिता सकते थे और कड़वाहट से इंतजार कर सकते थे। आधे घंटे बाद जीवप्ती ने लगभग फर्श की सफाई पूरी कर ली थी। तभी अनूप सिंह पसीने से भरे चेहरे के साथ वापस भागा। ऐसा नहीं था कि यह जगह योगदान मंडप से बहुत दूर थी, लेकिन ये कि योगदान मंडप का बूढ़ा आदमी अनीश अभी भी सो रहा था। जब अनूप सिंह ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया तभी वह जागा। बूढ़े आदमी अनीश को उसके सपने से परेशान किया गया था, इसलिए उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। अनूप सिंह को जीवप्ती को सबक सिखाने का समय नहीं मिला था, इससे पहले कि बूढ़े आदमी अनीश ने उसका फायदा उठाया। उसने 10 साधारण निम्न गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करने के लिए 20 योगदान अंक खर्च किए। अनूप सिंह गुस्से में था। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वह बाद में जीवप्ती से निश्चित रूप से बदला लेगा। जब वह सहमत जगह पर पहुंचा तो जीवप्ती वास्तव में अभी भी वहीं था। वह अपने हाथ में एक झाड़ू लिए खड़ा था। अनूप सिंह ने 2 में 3 कदम उठाए, हाँफते हुए सामने की ओर भागा। उसने अपने हाथ में 10 जड़ी बूटियों को सौंप दिया और दुखी होकर कहा, यहाँ बड़े भाई, एक नजर डालो। हे, कोई जरूरत नहीं। जीवप्ती बहुत उदार लग रहा था। उसने झाड़ू और जड़ी बूटियों को बिना देखे ही ले लिया। बड़े भाई, क्या अब हम तुलना कर सकते हैं? अनूप सिंह ने पूछा। हाँ, छोटे भाई को इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। छोटे भाई को बस एक शब्द कहना था, बड़े भाई को विश्वास होता। जीवप्ती हंसता रहा। अनूप सिंह इतना गुस्सा था कि एक बुद्ध लगभग उसके शरीर को छोड़ गया। 2 बुद्ध स्वर्ग में चढ़ गए, 3 बुद्ध निर्वाण, 4 बुद्ध एक ही हॉल में। जिसने कहा कि उसे पहले जड़ी बूटियां चाहिए, वह आप थे, और जिसने कहा कि उसे विश्वास होगा, वह आप थे। सारे अच्छे और बुरे शब्द आप अकेले ही बोल रहे थे। ये पिता पूरी सुबह व्यस्त रहा और कुछ भी नहीं खाया। क्या ये सब व्यर्थ था? लेकिन भूल जाओ। अनूप सिंह ने कुछ सांसें लीं और अपना दिमाग शांत किया। अब जब उसका आधा लक्ष्य हासिल हो चुका था, जब तक कि जीवप्ती उसे चुनौती देने की हिम्मत करता, वह दया नहीं दिखाएगा। तो छोटे भाई, क्या हम शुरू करें? जीवप्ती ने अनूप सिंह की राय पूछी। अच्छा। अनूप सिंह की भावनाएं बहुत उत्तेजित हो गईं। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, कृपया मुझे सलाह दें, बड़े भाई। मैं हिम्मत नहीं करता। जीवप्ती मुस्कुराया। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को अपने वर्तमान दायरे की रिपोर्ट नहीं की। अनूप सिंह जीवप्ती को डराने से डरता था और जीवप्ती ऐसा करके खुश था। एक मौन समझ के साथ चुनौती शुरू हुई। कल जफर अली के उदाहरण और आज के दुख और नफरत के साथ अनूप सिंह कैसे विनम्र हो सकता था? वह इस बड़े भाई को हराने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार था। चिनगारी उड़ने में लगने वाले समय में जीवप्ती और अनूप सिंह ने पहले ही वार करना शुरू कर दिया था। अनूप सिंह का आभास एक खाई जितना गहरा था। अनूप सिंह ने अपने गुस्से को दबाया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी हथेलियां ऊपर और नीचे उड़ रही थीं, प्रत्येक हथेली पिछली से तेज और भारी थी। जीवप्ती को कोई जल्दी नहीं थी। उसके पतले शरीर की मांसपेशियां सख्त हो गईं। इन पिछले कुछ दिनों के उसके प्रशिक्षण के परिणाम इस समय प्रदर्शित हो रहे थे। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए केवल आसमानी मीनार के बुनियादी कौशल, लंबी मुट्ठी और कोड़े की लात का इस्तेमाल किया। जैसे ही हथेलियां और मुट्ठी एक दूसरे से मिली, अनूप सिंह चौंक गया। दूसरी तरफ से एक मजबूत बल आया, जिससे उसका पैर हिल गया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। इतना ही नहीं, उसकी हथेलियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर एक चट्टान पर छाप लगा दी गई हो, जिससे उसकी हड्डियां प्रतिघात से सुन्न हो गईं।
एपिसोड 29। नदी किनारे एक बहती धारा के पास अनूप सिंह, जो अपनी हार से सकते में था, अपनी चालों पर पूरा ध्यान दे रहा था। वह जीवती त्रिपाठी के चारों ओर फुर्ती से घूम रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वह हमला कर सके। अचानक उसने जीवती त्रिपाठी के शरीर पर एक दर्जन से ज्यादा प्रहार किए। किसने कहा था कि तुम इतने तुच्छ हो, और मुझे सुबह सुबह योगदान मंडप में क्यों जाना पड़ा ताकि मुझ पर अत्याचार हो। अनूप सिंह मन ही मन बहुत खुश था। जब भी वह जीवती त्रिपाठी के शरीर पर वार करता, पेंग पेंग की आवाज आती। कुछ ही दूरी पर खड़ा नीलेश ये सब देखकर चकाचौंध था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह खुद ही जीवती त्रिपाठी पर हमला कर रहा हो। दोनों योद्धाओं अनूप सिंह और जीवती त्रिपाठी ने अभी अभी संयमित कठोर शरीर चरण पर अभ्यास करना शुरू किया था, इसलिए उनके पास ज्यादा तरकीबें नहीं थीं। इसके अलावा जीवती त्रिपाठी अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करना चाहता था, इस वजह से अनूप सिंह को थोड़ा लाभ हो रहा था। लगभग एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद जीवती त्रिपाठी के मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि उसका वर्तमान शरीर अब ठीक है और कुछ दिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। चूंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया था, जीवती त्रिपाठी अब अनूप सिंह के साथ और अधिक लड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही अनूप सिंह ने एक और हमला करने की कोशिश की, उसने अचानक देखा कि जीवती त्रिपाठी, जिसे वह पीछे धकेल रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक ऐसी थी जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज को देख रहा हो, जो अनूप सिंह को डरावनी लग रही थी। लेकिन ध्यान से देखने पर यह चमक अलग थी। यह एक क्रूर और खून की प्यासी चमक थी। अनूप सिंह के दिल में एक चीख उठी। जैसे ही उसने अपने और जीवती त्रिपाठी के बीच की दूरी बढ़ाने की सोची, जीवती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पहाड़ की तरह उसका रास्ता रोक दिया। अनूप सिंह ने ऊंची छलांग लगाई, जीवती त्रिपाठी के पीछे से निकलने के लिए। जीवती त्रिपाठी ने हवा में उछलकर अनूप सिंह की कमर पर जोरदार वार किया। एक दर्दनाक चीख के साथ अनूप सिंह एक फटे बोरे की तरह कई फीट दूर जा गिरा। उसके उठने का इंतजार किए बिना जीवती त्रिपाठी उसकी ओर भागा और उसके शरीर पर बैठ गया। उसके मुंह के बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगे। दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ये लड़ाई अनूप सिंह के दया की भीख मांगने के साथ खत्म हुई। शुरू में अनूप सिंह ने जीवती त्रिपाठी के जमीन पर गिरने पर पलटवार करने की कोशिश की थी, लेकिन जीवती त्रिपाठी को उसके हमलों की कोई परवाह नहीं थी। वह एक पागल आदमी की तरह था जो चोट के बदले चोट लेने को तैयार था। थोड़ी देर बाद अनूप सिंह अब और नहीं रुक सका। उसने एक अजीब बात देखी। पिटने के बाद उसकी और जीवती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग थी। जब वह जीवती त्रिपाठी को पीट रहा था, वह जितना मार रहा था, जीवती त्रिपाठी उतना ही ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। इस दुनिया में कौन पीटे जाने पर उत्साहित होगा। अंत में अनूप सिंह ने देखा कि जीवती त्रिपाठी की त्वचा लाल हो गई थी। उसकी त्वचा के नीचे खून बह रहा था और नसें फूल रही थीं। उसका चेहरा एक पागल राक्षस की तरह भयंकर लग रहा था। अनूप सिंह को सच में लगा कि जीवती त्रिपाठी पागल हो गया है। हालांकि लड़ाई खत्म होने के बाद ये वरिष्ठ भाई अचानक सामान्य हो गया। उसका चेहरा सौम्य था और उसने प्यार से अनूप सिंह को जमीन से उठाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। तभी उसने झाड़ू उठाए और वहां से चला गया। जब वह लड़ रहा था और जब वह नहीं लड़ रहा था, वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति था। अनूप सिंह का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। जीवती त्रिपाठी के इतने मुके खाने के बाद वह घायल क्यों नहीं होता। इस बार यह ऐसा था जैसे एक मुर्गी चुराने की कोशिश में मुर्गी को फुसलाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल भी खो गए। अनूप सिंह रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं थे। दूसरे पक्ष ने उसे बार बार मना किया था, उसके साथ लड़ने से इनकार कर दिया था। फिर भी उसने 20 योगदान बिंदुओं के बदले मिली जड़ी बूटियों के साथ दूसरे पक्ष से लड़ने की भीख मांगी थी। और अंत में उसे पीटा गया था। न केवल जड़ी बूटियां दूसरे पक्ष ने ले ली थीं, बल्कि वह लड़ाई भी हार गया था और उसके योगदान बिंदु भी काट लिए गए थे। इस बार यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। क्या वह सिर्फ मुसीबत नहीं बुला रहा था? अनूप सिंह को बहुत पछतावा हो रहा था। नीलेश और दूसरे लोग भी दंग रह गए। जब अनूप सिंह और जीवती त्रिपाठी ने लड़ना शुरू किया तो वे अनूप सिंह की योजना की सफलता का जश्न मनाते हुए जयकार कर उठे। वे जीवती त्रिपाठी को पिटते हुए देखने वाले थे। सुमित पटेल ने तो ये भी सोचा था कि जब जीवती त्रिपाठी को सुअर का सिर बना दिया जाएगा तो वह अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उस पर कुछ बार ताना मारेगा। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो हर कोई सदमे में था, क्योंकि जीवती त्रिपाठी और अनूप सिंह ने सच में एक बराबरी की लड़ाई लड़ी। नीलेश को थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने संदेह से पूछा, अनूप सिंह का स्तर क्या है? संयमित कठोर शरीर चरण 7। उसके शरीर में कुछ जीवन शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू नहीं किया है। उसके बगल में किसी ने जवाब दिया, जीवती त्रिपाठी के बारे में क्या? नीलेश ने फिर पूछा, शायद संयमित कठोर शरीर चरण 4। उसकी आवाज थोड़ी अनिश्चित थी। समूह ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। दोनों के बीच 3 स्तरों का अंतर था, लेकिन वे बराबर थे। ये तो बहुत सनसनीखेज था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जफर अली 3 चालों में हार गया था। जीवती त्रिपाठी की वर्तमान ताकत के साथ अगर जफर अली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तब भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन यह मुक्का खाने वाला, जिसे सभी लोग जानते थे, इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अगर उसके पास सच में इस तरह की ताकत थी तो वह पहले हर लड़ाई क्यों हार जाता था? जीवती त्रिपाठी 3 साल से इस संप्रदाय में था। मूल रूप से उसे संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद पहले साल में ही चुनौती दी गई थी। तब से लेकर कल तक वह कभी नहीं जीता था। बीच में 2 साल से ज्यादा का समय था। नीलेश और दूसरे लोग अभी भी सदमे में थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जीवती त्रिपाठी अनूप सिंह से लड़ सकता है। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वह हारा नहीं। लेकिन जब जीवती त्रिपाठी ने सच में अनूप सिंह को हरा दिया तो समूह अचानक चुप हो गया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। संयमित कठोर शरीर चरण 4 के एक योद्धा ने संयमित कठोर शरीर चरण 7 के एक योद्धा को हरा दिया। आसमानी मीनार के सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस बदबूदार साल्टी मछली के पास चीजों को पलटने का मौका हो? बेहोशी की हालत में नीलेश को अचानक किसी ने कंधे पर थपथपाया। अपना सिर घुमाकर उसने जीवती त्रिपाठी को झाड़ू पकड़े हुए और मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखा। उसका चेहरा स्नेहपूर्ण था। छोटे भाई, अगली बार जब ऐसा कुछ अच्छा हो तो मुझे बताना याद रखना। क्या तुम पहले से ही जानते थे? नीलेश का मुंह मटका। जीवती त्रिपाठी हंसा। वह छोटा भाई अनूप सिंह कल भीड़ के पीछे छिप गया था, लेकिन एक भाई के रूप में उसमें कोई और अच्छी बात नहीं है, बस उसकी याददाश्त अच्छी है। बहुत धोखेबाज। नीलेश ने दांत पीसे। अब उसे एहसास हुआ कि उसके समूह को जीवती त्रिपाठी ने धोखा दिया था। तुम भी? जीवती त्रिपाठी मुस्कुराया। ओह हाँ, मैं तुम्हें कल भी चुनौती दे सकता हूँ। क्या हर दिन एक मौका नहीं होता? मजे करो सब, मैं तुम्हें कल ढूंढूंगा। समूह के चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। जीवती त्रिपाठी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसने इस तरह की चीज को पसंद कर लिया है। अनूप सिंह की वर्तमान हालत को देखकर और अनूप सिंह से अपनी ताकत की तुलना करते हुए हर कोई कांप गया और डर में पूछा, युवा स्वामी पटेल, हमें क्या करना चाहिए? नीलेश नहीं जानता था कि क्या करना है। आखिरकार चुनौती देना संप्रदाय की एक परंपरा थी। किस शिष्य को पहले चुनौती नहीं दी गई थी? हालांकि उसका एक सहारा था, लेकिन उसने संप्रदाय के नियमों को लापरवाही से तोड़ने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, वह शायद सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। अगर उसने सच में तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे इसका अंजाम मिले। नीलेश की बातें सुनकर हर किसी के दिल को थोड़ी शांति मिली। जीवती त्रिपाठी ने ये सब तुरंत सोच लिया था। आसमानी मीनार के शिष्यों को हर दिन चुनौती देने का एक मौका मिलता था। उसने पहले इस विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गया था। आज अनूप सिंह द्वारा याद दिलाने के बाद जीवती त्रिपाठी को आखिरकार यह बात याद आ गई। दिन में एक बार चुनौती देने और एक साधारण शिष्य को हराने से उसे केवल 2 योगदान बिंदु मिलते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ था। 1 महीने के जमा होने के बाद यह एक छोटी राशि नहीं थी। इसके अलावा खेती का रास्ता बंद नहीं हो सकता था। हर दिन वह इन भाइयों और छोटे भाइयों के साथ कुछ नया सीखता था। ये वास्तव में फायदेमंद था और हानिकारक नहीं था। वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगता था। वह इसे बस आराम और योगदान बिंदु कमाने के रूप में मान सकता था, तो क्यों नहीं? कुल मिलाकर उसने आज की चुनौती से बहुत कुछ कमाया था। न केवल उसे 2 योगदान बिंदु मिले, बल्कि उसे 10 मृत जेडी वृक्ष घास भी मिली। उसने बहुत कुछ कमाया था। अगर कोई उसे हर दिन 10 मृत जेडी वृक्ष घास दे सकता तो ये बहुत अच्छा होता। जीवती त्रिपाठी का दिल दिवास्वप्न देख रहा था। लकड़ी के घर में लौटकर जीवती त्रिपाठी ने अगरबत्ती ली और उसे जलाया। फिर उसने अपनी कठिन खेती जारी रखी। एपिसोड 30। अगले दिन ऊंचे आसमान के मंडप के कुछ शिष्य अभ्यास के लिए एक साथ जमा हुए। वहां हंसी मजाक और बातें चल रही थीं। अभ्यास कठिन था, लेकिन वे उसका आनंद ले रहे थे। अचानक उनमें से एक ने घबराकर एक दिशा में देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, सु युवा स्वामी पटेल, क्या हुआ? नीलेश ने उलझन में पूछा। वह सच में आ गया? कौन आया? नीलेश थोड़ा अधीर हो गया। उसने उस दिशा में देखा जहां वह व्यक्ति इशारा कर रहा था और देखा कि जीवती त्रिपाठी एक झाड़ू हाथ में लिए मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रहे थे। शिष्यों के चेहरे का रंग उड़ गया। सुप्रभात छोटे भाई, इतनी सुबह उठकर अभ्यास कर रहे हो, तुम सचमुच मेहनती हो। जीवती ने भीड़ को नमस्कार किया और जानबूझकर जफर अली और अनूप सिंह की ओर देखा। चेहरे पर चोट के निशान वाले दोनों डर से पीछे हट गए। जीवती के घूंसे कितने भारी थे, ये सोचकर उनकी खाल से हर उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीलेश का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। हालांकि वह जीवती का उद्देश्य जानता था, फिर भी उसने पूछा। आखिरकार उसने कल सबके सामने शेखी बघारी थी। एक चुनौती। जीवती शानदार ढंग से मुस्कुराया। उसने भीड़ पर नजर डाली और विनम्रता से पूछा, पिछले कुछ दिनों में किस छोटे भाई को चुनौती नहीं मिली है? क्यों न इस भाई के साथ थोड़ा अभ्यास किया जाए? ऊंचे आसमान के मंडप के नियमों के अनुसार अभ्यास के दौरान कोई भी लड़ाई से बच या डर नहीं सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों को संप्रदाय से निकाल दिया जाता था। इस नियम के कारण नीलेश कितना भी जीवती से क्यों न डरे, जब तक दूसरा व्यक्ति चुनौती मांगता है और उन्हें पिछले 5 दिनों में चुनौती नहीं मिली है, तब तक उन्हें चुनौती स्वीकार करनी ही होगी, भले ही वे जानते हों कि इसका परिणाम मारपीट होगा। उस दिन नीलेश का एक साथी रमेश कुमार पाल पीटा गया। जीवती संतुष्ट होकर चला गया, जबकि नीलेश उसके पीछे कोसता रहा। अगले दिन जीवती फिर आया। नीलेश का एक और साथी अनूप सिंह फिर से पीटा गया। जीवती संतुष्ट होकर चला गया, जबकि नीलेश धमकी देता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन जीवती फिर आया। नीलेश का एक और साथी गोविंद किराना स्टोर दुर्भाग्यशाली था और उसे बुरी तरह से पीटा गया। जीवती एक बार फिर संतुष्ट होकर चला गया, जबकि नीलेश ने कमजोर होकर शाप दिया। जब जीवती फिर से आया तो नीलेश ने सबक सीख लिया था। उसने न तो शाप दिया और न ही धमकी दी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब बेकार था। ये भाई उसकी धमकियों से नहीं डरता था। सुमित पटेल ने बस उसे जोर से घूर कर देखा, एक ऐसी नफरत के साथ जो भुलाया नहीं जा सकती थी। इस तरह बार बार परेशान किए जाने के बाद सुमित पटेल के साथी अचानक दुखी हो गए। जीवती बहुत ज्यादा धमकाने लगा था। ऊंचे आसमान के मंडप में इतने सारे साधारण शिष्य थे, लेकिन वह उनके अलावा किसी को नहीं ढूंढता था। ये साफ था कि वह बदला ले रहा था। इसके अलावा इस समूह में लोगों की संख्या कम नहीं थी। जीवती एक दिन में एक व्यक्ति को चुनौती देता था, इसलिए वह हर दिन खाली हाथ नहीं जाता था। जीवती के इन कार्यों ने पूरे ऊंचे आसमान के मंडप में एक हंगामा मचा दिया। इस परीक्षण शिष्य के अचानक आए बदलाव ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। जिस दिन उसने जफर अली को पीटा था, ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया हो। वह नर्म गुब्बारा नहीं था जिसे कोई भी निचोड़ सके। हर दिन वह किसी न किसी को लड़ने के लिए ढूंढता था और हर बार वह जीतता था। यह अफवाह थी कि नीलेश को उसने इतना परेशान कर दिया था कि उसका थोड़ा भी गुस्सा नहीं बचा था। नीलेश कौन था? वह एक बड़े समर्थक वाला व्यक्ति था।
जब वह भी जीवप्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो अन्य साधारण शिष्य जीवप्ती को उकसाने की हिम्मत कैसे करते। इससे ये हुआ कि अब कोई भी जीवप्ती को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई जानता था कि यह छोटा भाई, जिसे केवल 3 साल के बाद एक परीक्षण शिष्य के पद पर गिरा दिया गया था, उसे उलझना ठीक नहीं था। जब ये खबर फैली तो हर कोई अनुमान लगा रहा था कि जीवप्ती की ताकत किस स्तर पर पहुंच गई है। कुछ ने अनुमान लगाया कि वह संयमित कठोर शरीर के चौथे स्तर पर था, कुछ ने 5वें स्तर पर और कुछ ने यहाँ तक कि 8वें स्तर पर भी। आखिरकार उसने अनूप सिंह को भी हरा दिया था, जो संयमित कठोर शरीर के 7वें स्तर पर था। लेकिन चाहे वह कोई भी हो, कोई भी जीवप्ती की असली ताकत नहीं जानता था। केवल उदयवीर सिंह जानती थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी जीवप्ती लड़ता था, वह छिपकर देखती थी। अपनी ताकत के साथ, जो जीवप्ती की तुलना में बहुत अधिक थी, वह स्वाभाविक रूप से जीवप्ती के स्तर को देख सकती थी। लेकिन क्योंकि वह उसे देख सकती थी, उदयवीर सिंह गुप्त रूप से चौंक गई थी। जब इस छोटे भाई ने अनूप सिंह को हराया था, तब वह केवल संयमित कठोर शरीर के 5वें स्तर पर था। हालांकि 4 दिनों से भी कम समय में वह पहले ही संयमित कठोर शरीर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। वह इतनी तेजी से खेती कैसे करता था, यहाँ तक कि अगर वह अपनी विशेष शारीरिक बनावट के साथ और जब वह संयमित कठोर शरीर के दायरे में थी तो उसने कई गोलियां खाई थी, उसकी प्रगति इतनी तेज नहीं होती। अपने संदेह को दूर करने के लिए उदयवीर सिंह गुप्त रूप से जीवप्ती की झोपड़ी में उसे घात लगाने और यह जांचने के लिए गई कि वह कैसे खेती करता है। हालांकि उसने कितनी भी जांच की, उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बस अपने घूंसे और पैरों का उपयोग कर रहा था और कुछ भी असामान्य नहीं था। हालांकि जब वह अपने घूंसे और पैरों का उपयोग करता था तो वह अक्सर कुछ घूंसे और पैरों से खुद को थका देता था और पसीने से तरबतर हो जाता था। उदयवीर सिंह यह नहीं समझ पाई कि आसमानी मीनार की बुनियादी तकनीकें उसके लिए इतनी कठिन क्यों थीं। ऐसा नहीं था कि वे रहस्यमयी मार्शल आर्ट थीं। कुछ दिनों तक जांच करने के बाद भी उदयवीर सिंह को कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि उसे धुंधला सा महसूस हुआ कि जीवप्ती के कुछ रहस्य अभी भी हैं, उसे जांच जारी रखने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार दूसरों की ताक झांक करना गर्व की बात नहीं थी, खासकर जब एक ऐसे युवक की ताक झांकी जा रही हो जो अक्सर नग्न रहता था। जब भी उदयवीर सिंह देखती तो उसका चेहरा लाल हो जाता और उसकी धड़कन तेज हो जाती। वह शर्मिंदा और नाराज महसूस करती थी। हर बार जब यह व्यक्ति खेती करना शुरू करता था तो वह अपनी ऊपरी शरीर के कपड़े उतार देता था, जैसे कि उसकी पसलियां इतनी अच्छी लग रही हों। लेकिन वह पहले से ज्यादा मजबूत लगता है और उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। पहली बार जब उसने जीवप्ती को देखा था, उसे याद करते हुए उदयवीर सिंह ने चुपके से अपने दिल में उनकी तुलना की। तुलना करने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। जीवप्ती स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी ताक झांकी जा रही थी। हर दिन आसमानी मीनार की सफाई करने के बाद वह नीलेश और अन्य लोगों को चुनौती देने के लिए जाता था। फिर वह खेती करने के लिए झोपड़ी में लौट आता था। हालांकि दिन उबाऊ थे, लेकिन वे बहुत ही संतुष्टिदायक थे। अगरबत्ती का प्रभाव बहुत मजबूत था। हर दिन आधे घंटे के संयमित कठोर शरीर के साथ वह कल ही संयमित कठोर शरीर के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर में जीवन शक्ति के जमने के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। वह संयमित कठोर शरीर के 7वें स्तर से केवल एक कदम दूर था। इस स्तर पर उसके शरीर में थोड़ी सी जीवन शक्ति उत्पन्न होगी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह जीवन शक्ति थी। जब तक उसके शरीर में जीवन शक्ति थी, वह मार्शल कौशल की खेती शुरू कर पाएगा। उस समय उसके हमले घुसे और लातों की तरह उबाऊ नहीं रहेंगे। संयमित कठोर शरीर के 7वें स्तर से 9वें स्तर तक शरीर में जीवन शक्ति उत्पन्न होगी, गुना होगी और मजबूत होगी। ये वह समय भी था जब जीवन शक्ति शरीर की मेरिडियन से प्रवाहित होगी और पूरी तरह से एकीकृत होगी। केवल तभी जब जीवन शक्ति शरीर में एक बड़ा चक्र बनाती है और स्वर्ग और पृथ्वी पुल को खोलती है, तब कोई संयमित कठोर शरीर के दायरे को तोड़ सकता है और दूसरे स्तर पर पहुंच सकता है। इस तरह से खेती करते हुए जैसे कि वह अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा था, जीवप्ती हर दिन अपनी वृद्धि महसूस कर सकता था। यह एक बहुत ही वास्तविक एहसास था। आज जीवप्ती पहले से ही अगरबत्ती की सुगंध के तहत अपने घूंसे और लातों का उपयोग कर सकता था। हालांकि इसकी अवधि बहुत लंबी नहीं थी। सुबह संयमित कठोर शरीर की खेती करना भी पहले की तुलना में बहुत आसान था। वह हर दिन प्रगति कर रहा था। अगर वह इन स्थितियों को बनाए रख सका तो जीवप्ती को विश्वास था कि वह बहुत जल्दी विकसित हो पाएगा। हालांकि जीवप्ती ने एक अजीब स्थिति का पता लगाया। उसने अपनी सारी मृत जेडी वृक्ष घास का उपयोग कर लिया था। हालांकि उसके पास 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल का कुछ बचा हुआ था, लेकिन उसके पास ज्यादा नहीं बचा था। इन दिनों जीवप्ती बहुत किफायती था। हालांकि वह इस तथ्य को सहन नहीं कर सकता था कि जड़ी बूटियों की खपत बहुत तेज थी। कुछ समय तक उनका उपयोग करने के बाद वे खत्म हो गए। कोई अन्य विकल्प न होने पर जीवप्ती को योगदान मंडप में जाना पड़ा और अपनी शेष सभी योगदान बिंदुओं का उपयोग कुछ जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करने के लिए करना पड़ा।